गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके लिए लेकर आया हूं। तलाक पर आपके लिए लेकर आया हूं। तलाक से बचने के एक नहीं कुल 50 तरीके। आज मैं वो 50 तरीके लेकर आया हूं सर, जिनको अगर आपने फॉलो किया तो कोर्ट के बाहर भी राजीनामा आपका हो सकता है और तलाक होने से बचा जा सकता है। इसी के अलावा यदि कोर्ट में दावा विचाराधीन है और यदि आपने इन टिप्सों को फॉलो किया तो भी आपका राजीनामा हो सकता है और तलाक जैसी गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है। तलाक की गंभीर स्थिति को समझाने के लिए मैं दो लाइन सर आपको कहना चाहूंगा। टूट कर चाहा था जिसे उसे टूटते देखा है। टूट कर चाहा था जिसे उसे टूटते देखा है। रिश्तों की भीड़ में सबसे अपना खोते देखा है। रिश्तों की भीड़ में सबसे अपना खोते देखा है। एक पल की नासमझी ने वो कर दिया, सालों की मोहब्बत को बिखरते देखा है। जी हाँ सर, मैं एक बार और पढ़ूंगा इस लाइन को, क्योंकि पति पत्नी का मामला दिल से दिल का रिश्ता है सर, ये दिल से दिल की मोहब्बत है। यदि इसको इन 50 जो सुझाव मैं आपके लिए तैयार करके लाया हूं उन पर चला जाए तो इसको टूटने से बचाया जा सकता है। इस लाइन को मैं एक बार और पढ़ूंगा सर। टूट कर चाहा था जिसे उसे टूटते देखा है। रिश्तों की भीड़ में सबसे अपना खोते देखा है। एक पल की नासमझी ने वो कर दिया, सालों की मोहब्बत को बिखरते देखा है। तो सर, यदि हमें अपनी मोहब्बत को बिखरने से रोकना है, यदि हमें अपनी मोहब्बत को, अपने परिवार को उजड़ने से रोकना है, तो उसके लिए मैं आपके लिए ये 50 टिप्स लेकर आया हूं। सबसे पहले हम उन 15 नुकसानों को देखेंगे जो यदि तलाक होता है तो वो होते हैं, पूरे परिवार पे होते हैं, बच्चों पे होते हैं। और यदि तलाक नहीं होता है तो 15 उन फायदों पे भी हम चर्चा करेंगे कि वो 15 क्या फायदे हैं जिनसे सभी को फायदा पहुंचता है, पति पत्नी बच्चे माता पिता पूरे परिवार को। और उसके बाद 50 उन सुझावों को मैं आपको बताऊंगा जिनको हम यदि फॉलो करें तो परिवार को टूटने से बचाया जा सकता है। ये सर एक अनुभव और एक प्रैक्टिकल ज्ञान के आधार पर मैंने आपके मार्गदर्शन के लिए तैयार किए हैं। क्योंकि आजकल सब देखने में आता है कि कोर्ट में तलाक की याचिका की संख्या काफी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा भरण पोषण के मुकदमे भी काफी बढ़ते जा रहे हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत धारा 12 के तहत भी काफी मुकदमे अदालत में पेश हो रहे हैं। जो नई संहिता, जो दंड प्रक्रिया संहिता 125 है, उसका जो स्थान रिप्लेस जो किया गया है BNSS की धारा 144, ये भी भरण पोषण की ही है। उसके मुकदमे भी काफी बढ़ते जा रहे हैं। दहेज प्रताड़ना के मुकदमे, घरेलू हिंसा, मारपीट, ये तमाम मुकदमों की संख्या अदालत में सर काफी बढ़ती जा रही है। तो इन सबको देखते हुए मैं एक नहीं कुल 50 वो तरीके लाया हूं। वो 50 मनोवैज्ञानिक सुझाव, वो 50 तरीके जिनको यदि हम अपनाने के अपने जीवन में कोशिश करें तो तलाक की नौबत तक ही ना आए। तलाक की नौबत यदि आ गई है तो भी उसमें हम यदि हम समझदारी से काम लेते हैं तो उनसे बचा जा सकता है। तो आइए सर, सबसे पहले मैं आपको ई बुक के अंदर से उन 50 नुकसानों से अवगत कराता हूं जो यदि तलाक होती है तो व्यक्ति को होते हैं। आइए सर। आज का हमारा वीडियो सर कोई कानून पर नहीं है, ना कोई कानून कायदों पर आधारित है, ना कोई सर्वोच्च न्यायालय के या उच्च न्यायालय के फैसलों पर आधारित है, कुछ नहीं है सर। आज हम कोई कानून कायदे पे बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे दिल के रिश्ते से। दिल से दिल को राहत है। यदि यह राहत जीवन भर रहती है तो पति पत्नी मरते दम तक एक दूसरे का साथ निभाते हैं। पत्नी से बड़ी कोई वफादार नहीं। यदि आप उस रिश्तों को सही तरीके से निभाकर चलते हैं तो आपको जीवन में इतना सच्चा साथी, इतना वफादार साथी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा सर। सब रिश्ते धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। आप महसूस करें कि आपने जब जन्म लिया, यदि एक परिवार में दो भाई एक बहन है, एक उदाहरण के तौर पे मैं आप बता रहा हूं, तो उन माता पिता की जो संतानें हैं, जब वो बच्चे छोटे से बड़े होने लगते हैं, एक साथ रहते हैं, एक ही कमरे में सोते हैं, एक ही साथ खाना खाते हैं, एक ही साथ उठते बैठते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़े होने लगते हैं, 15 13 16 17, और जब बालिग की उम्र उनकी हो जाती है, तो वैसे ही उनके अंदर जो हार्मोन्स का बदलाव होता है और उनकी दुनिया और संसार बदलने लगता है, उनकी आवश्यकताएं बदलने लगती हैं। फिर धीरे धीरे उनकी शादियां होने लगती हैं। जैसी ही शादी होती है तो उनके सबके परिवार अपने अलग अलग होने लगते हैं। तीनों, दो भाई और एक बहन जो एक ही घर में एक ही छत के नीचे एक ही जगह रहा करते थे, उन सब में दूरियां होने लगती हैं धीरे धीरे। ये दूरियां वो दूरियां नहीं है सर जो रंजिशन हो रही हैं, ये एक प्रकृति का नियम है। मतलब रिश्तों को संभाला अगर नहीं जाता है तो वो नेचुरल तरीके से दूर होते चले जाते हैं।
लेकिन पत्नी का एक रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो जुड़ने के बाद मरते दम तक साथ बना रहता है। अब जैसे ही भाई की शादी हुई वो उनके परिवार के साथ सेटल हो गए, दूसरे भाई की शादी हुई वो उनके परिवार के साथ सेटल्ड हो गए, बहन की शादी हुई तो बहन उनके पति और बच्चों के साथ सेटल्ड हो गई, तो सब अलग अलग हो गए। उसके बाद जब एक घर छोटा पड़ने लगता है दो भाइयों में, तो वो अपने घर अलग अलग बना लेते हैं। कहाँ एक छत के नीचे परवरिश पाई, खाना खाते थे, घर ही अलग अलग हो गए। और कई बार तो ऐसा होता है कि यदि भाई सर्विस में है तो वो दूसरे शहर में चले जाते हैं ट्रांसफर होके, या दो ही भाई सर्विस में है तो पता लग रहा है कि दूसरी स्टेटों में उनके तबादले अगर हो जाते हैं, कोई ऐसी सर्विस है उनकी, वहां चले जाते हैं। मतलब उनको मिलने में ही साल में या तो एक बार त्योहारों पर मुलाकात होती है, या पता लग रहा है कि दो दो तीन तीन साल में उनकी मुलाकातें हो रही हैं। तो आप तसव्वुर करें, आप सोचें कि कहाँ एक छत के नीचे एक ही थाली में खाना खाने वाले, एक ही कमरे में सोने वाले, इतनी प्यार मोहब्बत भरा रिश्ता भी समय के हिसाब से दूर हो जाता है। लेकिन पत्नी का एक रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो मरते दम तक साथ निभाता है। ये दिल से दिल का रिश्ता है। ये रिश्ते जो मैंने आपको बताया, भाई बहन और ये रिश्ते तो सर खून के रिश्ते होते हैं, एक माँ की कोख से जन्म लेते हैं और पूरे जीवन भर बने रहते हैं। उनमें रंजिशन और टूट टूट भी जाए, अगर वो रंजिश भी हो जाए तो भी वो कहलाते भाई बहन ही हैं। लेकिन पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है सर कि इसकी शुरुआत और इसकी बुनियाद मोहब्बत से होती है। यदि मोहब्बत खत्म हो जाती है तो ये रिश्ते अगर टूट जाते हैं तो इनका नामो निशान ही नहीं बचता, और इसके जो जबरदस्त नुकसानात होते हैं वो पूरी पीढ़ियों पर ही नहीं कि आने वाली नस्लों तक भी पड़ते हैं सर, परिवारों तक भी पड़ते हैं। तो कुछ प्रमुख नुकसान जो मैंने इससे हो सकते हैं वो मैं बता रहा हूं, उसके बाद प्रमुख फायदे में बताऊंगा, उसके बाद 50 उन सुझावों को बताऊंगा जिससे इस तरीके की भीषण बर्बादी से बचा जा सके। आइए सर हम शुरू करते हैं। या अध्याय 4 में मैंने शामिल किया, यदि समझौता नहीं होता है तो क्या होता है। नंबर 1 है बच्चों का मानसिक संतुलन बिगड़ता है। उदाहरण, जब माता पिता झगड़ते हैं या अलग रहते हैं तो बच्चा भ्रमित और अकेला महसूस करता है। ये सर बड़ा जुल्म होता है उस नन्ही सी जान के ऊपर। तर्क है NIMHANS की रिपोर्ट के अनुसार टूटे हुए परिवारों के बच्चों में डिप्रेशन, एंग्जाइटी और व्यवहार संबंधी समस्याएं अधिक देखी जाती हैं। ये नंबर 1 नुकसान हो गया। दूसरा नुकसान है सर, पति पत्नी पुनः पुनर्विवाह कर लेते हैं, बच्चा असहाय हो जाता है। उदाहरण इसका है सर, पुनर्विवाहित माँ का पति यदि बच्चे को अपनाने को तैयार ना हो तो बच्चा उपेक्षित होता रहता है। मतलब उसका तो जीवन सर बिल्कुल माँ बाप के प्यार से वंचित हो जाता है। तर्क, स्टेप पेरेंट के साथ तालमेल में अक्सर भावनात्मक दूरी आ जाती है। ये दूसरा नुकसान हो गया सर। तीसरा नुकसान है कोर्ट कचहरी में वर्षों तक मामला चलता है। उदाहरण, एक तलाक का केस भोपाल फैमिली कोर्ट में 11 साल तक चला, बच्चे बालिग हो गए तब जाके सर फैसला हुआ। 11 साल तक चला सर, उनका तो जीवन और जवानी सब कुछ बर्बाद हो गई। जब जाके फैसला हुआ तो भी उनमें राजीनामा नहीं हुआ। इसलिए मैं वो 50 रास्ते लेकर आया हूं जिससे इस प्रकार की बर्बादी से बचा जा सके। अगला नुकसान देखते हैं सर हम इसमें। तर्क है इसमें, कानूनी प्रक्रिया लंबी, महंगी और मानसिक रूप से थकाने वाली होती है। अब इसमें सर चौथा है, परिवार टूट जाता है। चौथा नुकसान है। उदाहरण, तलाक के बाद संयुक्त परिवारों में भाई भाई भी अलग हो जाते हैं। ये भी एक बड़ा नुकसान है सर। तर्क, घरेलू शांति के अभाव में पूरे खानदान की संरचना प्रभावित होती है। मतलब पति पत्नी ही नहीं, यदि विवाद भाई बहनों में भी हो जाता है तो उससे भी सर पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, और पूरे परिवार में कहीं ना कहीं दुख और रोष बना रहता है। आगे बढ़ते हैं सर। पांचवा नुकसान जो है, माता पिता मानसिक रूप से दुखी होते हैं। कई बार माता पिता अपने बेटे या बेटी के टूटे रिश्तों के कारण बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि माँ बाप के लिए तो सर संतान ही सबसे बड़ी दौलत होती है। वो बेटी का रिश्ता बड़ा सोच समझ कर करते हैं, और वही रिश्ता जब तलाक के कगार पर पहुंच जाता है तो उनके दुख की सीमा नहीं रहती है। ये सिर्फ लड़की के ही माता पिता नहीं, लड़के के भी माता पिता दुखी रहते हैं सर इसमें। आगे बढ़ते हैं। तर्क, पारिवारिक बिखराव बुजुर्गों की मानसिक और शारीरिक स्थिति को प्रभावित करता है। छठा नुकसान देखते हैं सर हम इसमें। बच्चों की शिक्षा बाधित होती है। उदाहरण, पिता के अलग होने के बाद आर्थिक तंगी के कारण बेटी को स्कूल छोड़ना पड़ा। तर्क है, अस्थिर माहौल और आर्थिक संकट से शिक्षा पर असर पड़ता है। सातवां नुकसान है सर इसमें आर्थिक नुकसान। उदाहरण, कोर्ट फीस, वकील और अलग रहन सहन का खर्च लाखों में चला जाता है, उससे भी नुकसान होता है। तर्क, अलगाव का मतलब दो अलग खर्च और कमाए। आठवां नुकसान है सामाजिक अपमान।
उदाहरण, गांवों में तलाकशुदा स्त्रियों को धार्मिक आयोजनों या सामाजिक फैसलों से दूर रखा जाता है। और भी इसके काफी नुकसानात होते हैं सर। भारत जैसे पारंपरिक समाज में यह अब भी सामाजिक कलंक माना जाता है। कई जगह ऐसा है, बाकी सभी जगह मौजूद नहीं है ऐसा। बच्चों के अपराध की प्रवृत्ति नवा नुकसान है। उदाहरण, एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार अपराध में लिप्त किशोरों में से कई टूटे परिवार से होते हैं। ये एक सर्वे किया गया, एक इसकी सर्वे की रिपोर्ट निकाली गई, तो उसमें पाया गया कि जो परिवार टूट जाते हैं तो उनके बच्चे भी अपराध की ओर निकल पड़ते हैं, क्योंकि उनको रोकने टोकने वाला तो कोई होता नहीं। पिता होता तो ध्यान भी रखता, माता एक साथ रहती तो दोनों मिलकर उनकी परवरिश करते, अच्छे संस्कार देते। लेकिन जब वही टूटने की कगार पर आ जाते हैं तो बच्चे अपराध की ओर निकल जाते हैं। तर्क है इसमें अनुशासन और निगरानी के अभाव में भटका होता है। इसमें से 10वां नुकसान है भावनात्मक असुरक्षा। उदाहरण, माता पिता के झगड़ों से बच्चा डरपोक और अंतर्मुखी हो जाता। बार बार जब झगड़े होते हैं माता पिता में तो बच्चे के कोमल मन पे भय बैठ जाता है और डरपोक हो जाता है, और वो डर बाहर भी बना रहता है, वो इसी प्रकार से मेंटेन होता है। बच्चों को सुरक्षित और प्रेमपूर्ण माहौल चाहिए होता है। 11वां नुकसान है सर, बच्चों में हीन भावना आ जाती है। अन्य बच्चों के माता पिता साथ देखकर बच्चा खुद को कमतर मानने लगता है। ये एक डिप्रेशन या हीन भावना आ जाती है। इसको हम एहसास से कमतरी भी कह सकते हैं सर। तर्क, बच्चा खुद को दोषी मानता है और आत्मविश्वास खोता चला जाता है। जब आत्मविश्वास खो गया तो सर सब कुछ खो गया, क्योंकि उड़ान आत्मविश्वास, इंसान की उड़ान परों से नहीं होती है सर। परिंदे के तो पर होते हैं, लेकिन इंसान के पर उसका हौसला, उसका आत्मविश्वास ही है। इंसान की उड़ान उसके हौसलों से होती है, उसके विश्वास से होती है। अगर वही टूट गया तो समझो सब कुछ टूट गया। और कई शातिर और बदमाश किस्म के जो लोग होते हैं, जो जेलेसी रखते हैं परिवारों से कि इस परिवार को कैसे बर्बाद किया जाए, कैसे नष्ट किया जाए, ऐसे होते हैं हर शहर में, हर जगह। तो वो सोचते हैं कि इसके बच्चे के हौसले को तोड़ दो या इनके कॉन्फिडेंस को लूज कर दो, तो इस तरह उसको लूज करने के लिए तरह तरह का के हथकंडे अपनाते हैं। यहीं से तो फिर विवाद चालू हो जाता है सर। तो हौसला बड़ी चीज है, हौसला बनाए रखें और कोशिश करते रहें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। आगे बढ़ते हैं सर हम इसमें। माता पिता में आत्महत्या की प्रवृत्ति 12वां नंबर का नुकसान है। उदाहरण, तलाक के बाद कई स्त्रियां अकेलेपन और समाज के दबाव के कारण अवसाद में चली जाती हैं सर। ये भी बड़ी बुरी स्थिति हो जाती है। तर्क, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के अनुसार तलाकशुदा स्त्रियों में आत्महत्या की दर सबसे ज्यादा पाई जाती है। नंबर 13वां है सर, समाज में कटाव। तलाकशुदा पति या पत्नी सामाजिक समारोह में जाने से कतराते हैं, क्योंकि वो वैसे ही दुखी रहते हैं और डिप्रेशन भी रहता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि जहां हम जा रहे हैं सभी लोगों को ये हमारे साथ जो हुआ इसका पता है, तो जाने से कतराते हैं सर। लोग ताना देते हैं, जिससे व्यक्ति समाज से अलग रहने लगता है। 14वां नुकसान है सर, महिलाओं को अलगाव के बाद उत्पीड़न का खतरा। अकेली स्त्रियों को किराए पर मकान, नौकरी या सामाजिक सुरक्षा में भेदभाव झेलना पड़ता है। और अकेली महिलाएं जब रहती हैं, यदि वो उनके माता पिता भाई बहन भी हैं, तो भाई बहन की पत्नियां भी अगर हैं तो वो वहां भी उनको वहां टकराव की स्थिति का सामना करना पड़ता है। यदि माता पिता भी हैं, बूढ़े भी हैं, तो वो अकेली होने के कारण कई शयातीन, अपराधी और बुरे लोग बुरी नजर से भी देखते हैं। तो इस प्रकार की कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें कमजोर समझकर लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। 15वां नुकसान है, संपत्ति विवाद बढ़ जाते हैं। तलाक के बाद बच्चे के नाम प्रॉपर्टी होगी या नहीं, ऐसे मामलों में वर्षों तक मुकदमे चलते रहते हैं। जायदाद, मेंटेनेंस, बच्चों के हक को लेकर कानूनी पेचीदगियां बढ़ती चली जाती हैं। तो ये तो सर हो गए 15 नुकसान। अब सीधे चलते हैं हम 15 फायदे पे। जो यदि तलाक नहीं होता, सुलह समझौता हो जाता है, तो 15 फायदे क्या है। उसके बाद फिर सर मैं पूछूंगा उन 50 तरीकों पे जिनको अपनाकर इन गंभीर फायदों को, गंभीर नुकसान से बचा जा सकता है और उन फायदों को हासिल किया जा सकता है। आइए सर, इसको सर मैंने ई बुक के अध्याय 3 में शामिल किया। यदि समझौता हो जाता है तो क्या होते हैं प्रमुख लाभ। नंबर 1, परिवार एकजुट रहता है। उदाहरण, मध्य प्रदेश के एक परिवार में पति पत्नी में तलाक की नौबत आ गई। काउंसलिंग और समझौते के बाद वे साथ रहने लगे और अब बच्चे भी खुश हैं, पूरा परिवार खुश है। समझौता पारिवारिक संरचना को बचाए रखता है और बच्चों को माता पिता दोनों का प्यार मिल जाता है। 1 नंबर फायदा हो गया। 1 नंबर फायदा सर 1 नंबर ही है, बहुत 1 नंबर का फायदा है। दूसरा फायदा है, बच्चों का मानसिक विकास स्वस्थ होता है। जब माता पिता में झगड़े नहीं होते तो बच्चा बिना डर या तनाव के पढ़ाई, खेल और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है। एक शांत और स्थिर वातावरण बच्चों के मानसिक विकास के लिए अनिवार्य होता है। ये दूसरा फायदा हो गया। तीसरा फायदा है सर, सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहती है। सम्मान बहुत बड़ी चीज है सर। व्यक्ति सम्मान के लिए जीवित रहता है। अगर सम्मान ही नहीं है तो उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। आप महसूस करेंगे कि जिस जगह आप
को मतलब ये पति पत्नी से ही मतलब नहीं है, ये एक ह्यूमन नेचर है। यदि जिस जगह व्यक्ति को सम्मान मिलता है वो जाना पसंद करता है, और जहाँ सम्मान नहीं मिलता वो नहीं जाता। कुछ इसकी एक कहावत भी है कि जहां आपका अपमान हो, चाहे वहां सोने की भी बारिश हो रही हो, तो आप ना जाएं। बहुत बड़ी बात होती है सर। सोना एक कीमती धातु है। व्यक्ति कमाता जीवन भर है ताकि वो सोना खरीद के रख ले, बच्चियों के लिए, परिवार में अपनी पत्नी को गिफ्ट कर दे, परिवार में माँ बहन को गिफ्ट कर दे। बड़ी कीमती धातु होती है सोना। तो ये कहा गया है कि जहां आपका अपमान है, अगर वहां सोने की भी बारिश हो रही हो तो आप वहां ना जाएं। इतना बहुत महत्वपूर्ण होता है सर मान और सम्मान। तो मान और सम्मान बना रहता है, सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहती है। यदि एक प्रतिष्ठित परिवार में तलाक होता है तो समाज में तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन यदि आपसी समझौते से विवाद सुलझा लिया जाए तो समाज में सम्मान बना रहता है। संयुक्त और शांतिपूर्ण परिवार समाज में आदर्श माने जाते हैं। लोग उनका उदाहरण दे दे के बात करते हैं। यदि किसी परिवार में झगड़ा भी होता है तो वह बात की जाती है कि देखो वो फलाने का जो परिवार है कितने एकजुट होकर रहते हैं, एक ही दस्तरखान पे खाना खाते हैं, उनमें आपस में कोई लड़ाई झगड़े भी नहीं है, और बड़े प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं, एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। उदाहरण दे के लोग बात करते हैं। तो आप ऐसा बनिए। ये अगला फायदा है सर इसमें, चौथे नंबर का, समय और धन की बचत। कोर्ट में तलाक का मुकदमा वर्षों चल सकता है। वकीलों की फीस, यात्रा आदि में हजारों लाखों का खर्च हो जाता है। समझौता करने से न सिर्फ पैसा बचता है बल्कि बहुमूल्य समय भी बचता है। पैसा तो खर्च होता ही होता है सर, लेकिन यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपको नौकरी से छुट्टी लेकर जाना पड़ता है। आप दुकान चलाते हैं तो दुकान की शटर गिरा के ताला लगा के जाना पड़ता है। आप किसी भी खेती बाड़ी के काम में तो वहां भी छोड़ के आपको जाना पड़ता है। तो ये सारे नुकसान ही तो है सर, क्योंकि आप फिजिकली वहां होते, आपके वर्क प्लेस पे, तो आप वहाँ काम करते और पैसा कमाते, आपके परिवार पे खर्च करते, खुद पे खर्च करते, और उन्नति और तरक्की और खुशहाल भरा जीवन जीते। तो ये फायदा हमें मिलता है। नंबर 5 ऐसा, लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचाओ। उदाहरण, एक महिला ने 7 साल तक घरेलू हिंसा का केस चलाया, लेकिन समझौते से मामला 2 मीटिंग में खत्म हो गया। अदालत में न्याय की प्रक्रिया लंबी होती है, लेकिन समझौता तुरंत समाधान दे देता है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 9, उसमें भी न्यायालय का कर्तव्य है कि उनमें सुलह समझौते की कोशिश की जाए। ये मैं आगे बताऊंगा, धारा 13 के बारे में भी, 9 के बारे में भी, 19 के बारे में भी, जो अपील के प्रावधान है। रिश्तों में स्थायित्व, पति पत्नी में संवाद और समझौते से रिश्ता मजबूत होता है। छोटे छोटे झगड़े भविष्य में असर नहीं डालते। समझौता रिश्तों में लचीलापन और स्थायित्व बढ़ाता है। 7वां फायदा सर जो है, भविष्य में पुनः विवाद की संभावना कम। एक बार समझौते से समाधान हो गया तो दोनों पक्ष आगे कोई नई शिकायत नहीं उठाते। समझौता स्पष्ट और संतुलन लाता है, जिससे भविष्य में टकराव नहीं होता। 8वें नंबर का फायदा है सर हमारा, माता पिता को मानसिक शांति। अलगाव के तनाव में जीने की बजाय जब दोनों पक्ष मिलकर निर्णय लेते हैं, उससे मानसिक संतुलन बना रहता है सर। दोनों परिवारों का, उनके माता पिता का, सभी लोगों का बिना झगड़े के जीवन जीना हर व्यक्ति का अधिकार होता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात, 8वां फायदा हो गया सर। 9वां फायदा है, बच्चों को अभिभावकों का साथ मिलता है। समझौते के बाद बच्चे माँ पिता दोनों के साथ वक्त बिता सकते हैं, जिससे वे उपेक्षित महसूस नहीं होते, उनमें डिप्रेशन नहीं आता, उनमें हीन भावना नहीं आती, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहता है, उनके अंदर उत्साह और एनर्जी का लेवल बना रहता है, वो उन्नति और तरक्की की ओर बढ़ते हैं। ये फायदा नंबर 9 हो गया। 10वां है, सह पालन बेहतर होता है। उदाहरण, कुछ माता पिता तलाक के बाद भी बच्चों के स्कूल, स्वास्थ्य गतिविधियों में साथ निर्णय लेते हैं। समझौते में सहपालन संभव होता है, जिससे बच्चों को कोई कमी महसूस नहीं होती। ये तो सर शब्द हैं, कमी तो, बाकी अगर आप खुद उदाहरण देखें तो उनका जीवन तो सर तबाह बर्बाद हो जाता है सर। कहाँ उनको कौन, अगर बेचारा बच्चा 3 साल का है, माँ ने भी शादी कर ली, बाप ने भी शादी कर ली, शादी होने के बाद माँ के पति ने उसके स्वीकार करने से इनकार कर दिया, बाप के यहाँ भी नई संतानें हो गई, नई शादी से उसने भी ले जाने से इनकार कर दिया। अब बच्चे का क्या होगा सर? या तो उसको अनाथालय में डाल दिया जाता है, या उसका कोई रिश्तेदार दया भाव करे तो वो उसको ले जाता है। लेकिन जो माता पिता की परवरिश उसकी होती है सर, वो तो बर्बाद हो गई। उसके मन में, उसके कोमल मन में जो इच्छाएं उपजती, नन्ही नन्ही भावनाएं जो माँ से व्यक्त करता, वो भला कहाँ गया सर? कहाँ स्कूल जाएगा, कौन तैयार करेगा, कौन खाना देगा? भला माँ बाप के अलावा कौन ध्यान रखता? इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई हितैषी नहीं सर। एक माँ बाप का ही प्यार ऐसा है जो पूरी पृथ्वी पर निस्वार्थ प्यार है। हर हर प्यार में कुछ स्वार्थ हो सकता है, लेकिन माँ बाप का प्यार उनके बच्चों के लिए निस्वार्थ प्यार माना जाता है सर। आप उठा के देख लें कि माता पिता बच्चों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, दिन रात दुआएं मांगते हैं ताकि उनकी संतान हर मुसीबत परेशानी से बचकर रहे, लेकिन ये बच्चों की समझ में नहीं आता। वो हमेशा बागी होकर घूमते रहते हैं कि हमारे पिता ने हमसे ये कह दिया, हमारी माँ ने हमसे ये कह दिया, गुस्सा, नाराजगी। लेकिन कुछ समय बाद उनको एहसास होता है कि हमारे पिता और माँ ही सही थे।
इसलिए बताया गया है कि पिता का सम्मान और माँ का सम्मान मतलब जन्नत का दरवाजा, और माँ के पैरों में जन्नत। ये एक उदाहरण के तौर पे सर मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा ऊंचा मुकाम होता है माँ बाप का। उनसे ऊंची आवाज तक बात ना करें, वो जब कहें तो उफ तक ना कहें, वो जब चलें तो उनसे पीछे चलें, जब आप उनके साथ रहें तो जब तक वो ना बैठे आप खड़े रहें, वो बैठ जाएं उसके बाद आप बैठें। ये बड़े सम्मान बताए गए माँ बाप के सर। सा पालन बेहतर होता है। अब 11वें नंबर का फायदा, मानसिक तनाव से राहत। कोर्ट कचहरी, रिश्तेदारों की बातें, कानूनी डर से मुक्त होकर पति पत्नी एक नए सिरे में जीवन शुरू कर सकते हैं। 12वां फायदा है पुनर्विवाह की जटिलताओं से बचाव। समझौता होने पर पुनर्विवाह की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे बच्चों को नया पेरेंट नहीं मिलता, स्टेप पेरेंट नहीं मिलता। और 13वां फायदा है जायदाद संपत्ति के बंटवारे में भी रियायत होती है सर। नहीं तो पता लग रहा है कि जो संतान हो गई वो पिता से हिस्सा तो मांगेगी, पत्नी ने अगर शादी नहीं की तो उम्र भर वो बैठ के खर्चा लेगी, और बच्चों के लिए संपत्ति में वो दावा लगाएगी। इस प्रकार से पूरा जीवन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए निकल जाता है सर। पूरी जवानी तबाह और बर्बाद हो जाती है। वो एक पक्ष अगर दूसरी शादी भी कर ले तो वो कोई सुकून में नहीं रह पाता। इसलिए बेहतर है कि सुलह समझौता किया जाए। 14वां नंबर है रिश्तेदारों और समाज में सम्मान बना रहता है। 15 है बच्चों की शिक्षा व भविष्य सुरक्षित रहता है। तो समझौता ही एक बेहतर समाधान है। तो ये सर मैंने आपको 15 नुकसान और 15 फायदे बता दिए। अब उन 50 कोशिशों पर चलते हैं, उन 50 प्रयासों पर चलते हैं जिनसे संभव है कि डूबती नाव को बचाया जा सके। एक बड़ा ही दिल से दिल का मोहब्बत भरा रिश्ता होता पति पत्नी का। फिर मैं कह दूं सर एक बार, टूट कर चाहा था जिसे उसे टूटते देखा है, रिश्तों की भीड़ में सबसे अपना खोते देखा है, एक पल की ना समझी ने वो कर दिया, सालों की मोहब्बत को बिखरते देखा है। तो सर हमें मोहब्बत को बिखरने नहीं देना है। हमारी पत्नी जो हमारी मोहब्बत है हमें उसे बिल्कुल नहीं बिखरने देना। आइए मैं उन कानूनी सुझाव को आपको बताता हूँ। ये सुझाव न्यायालय के द्वारा भी सर दिए जाते हैं। कोर्ट में जज साहब की नियुक्ति की जाती है स्पेशल। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 9 में विशेष प्रावधान दिए गए हैं कि जैसे ही तलाक याचिका या कोई भी याचिका न्यायालय में जाती है तो सबसे पहले न्यायालय का कर्तव्य है कि उनमें सुलह समझौता कराकर उसका समझौते के आधार पर निराकरण कर दे। इसलिए धारा 13 को भी बनाया गया है कि वकीलों को इसमें प्रारंभिक तौर पर नहीं आने दिए जाए, लेकिन यदि न्याय हित में आवश्यक है तो वकील साहबों को इसमें अनुमति दी जाती है। उसका भी मकसद यही है कि लंबी कानूनी प्रक्रिया में केस ना उलझे और न्यायालय खुद सुलह समझौता करा दे। इसके लिए कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 में स्पेशल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। मामला उन अधिकारियों के पास भेजा जाता है, दोनों पक्षों की काउंसलिंग होती है, उन्हें सुझाव दिए जाते हैं, समझाव दिए जाते हैं कि आप ऐसा ना करें, लड़ाई झगड़े का मूल कारण तलाशा जाता है। वकील साहब यदि कोशिश करते हैं तो वो भी दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक सुलह समझौते की कोशिश की जाती है। ये भी ये कोर्ट में भी की जाती है और उसी का एक कानूनी रूप अनुभव प्रैक्टिकल आधार पर मैं आपके लिए लेकर आए हूं। तो आइए सर हम कानून की ओर बढ़ते हैं जो आज के हमारे वीडियो का टाइटल है। आइए सर मेन टाइटल पर कि तलाक से बचने के 50 तरीके, सुलह समझौते करने के कुल 50 तरीके। ये एक नहीं सर कुल 50 तरीके में लाया हूं। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है लेकिन पेशेंस के साथ आप हर एक तरीकों को ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए, उन्हें अपनाने की कोशिश करिए। हो सकता है कोई एक तरीका आपकी जिंदगी को मिला दे, आपके दिलों की टूटती हुई जो मोहब्बत है वो उजड़ने से बच जाए। न्यायालय के द्वारा भी यही प्रयास किया जाता है, धारा 9 कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की। तो आइए सर उसी प्रयास को एक कदम आगे बढ़ते हुए हम देखते और समझते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं संवाद और संचार आधारित सुझाव। इसको कुल 1 से 10 पॉइंट इसमें तैयार कर रहे हैं। इसमें मैंने एक दूसरे से खुलकर बातचीत करें। नंबर 1, दाम्पत्य जीवन में सबसे बड़ी गलतफहमी तब होती है जब दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। बात करना बंद ना करें, छोटी छोटी बातें धीरे धीरे दबती जाती हैं और अंत में बड़ा झगड़ा बन जाती हैं। संवाद न केवल भावनाओं को समझने का माध्यम है बल्कि रिश्ते को मजबूती देने का सबसे बड़ा हथियार है। तो इसमें जो सुझाव है सर कि हर सप्ताह एक समय तय करें जिसमें दोनों बिना किसी रिकॉर्ड के एक दूसरे से दिल की बात कहें। काय की बात कहें सर? दिल की बात। ये पति पत्नी का रिश्ता है, ये दिलों की मोहब्बत का मामला है सर। यहाँ कोई कानून कायदा या किताब या कोई जजमेंट नहीं चलेगा सर, क्योंकि दिल मिले हैं तभी आपने रिश्तेदारी की है, दिल मिले हैं तभी आपने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। किसी ने आपको डंडा मार के दूसरों एक दूसरे के साथ डरा धमका कर शादी नहीं कराई है। जब आपने दिल से दिल को स्वीकार किया है तो दिल से दिल का रिश्ता बने रहने देना चाहिए सर। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें मोबाइल और टीवी से दूरी बनाकर सिर्फ एक दूसरे को चुने। दिन भर टीवी देख रहे हैं, दिन भर मोबाइल देख रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत ही नहीं हो रही, पता ही नहीं है कि हम साथ भी रह रहे हैं कि नहीं। तो इस प्रकार की बातों से बचें।
इसका एक उदाहरण भी है सर। पति पत्नी ने रविवार को शाम मन की बात का समय तय किया। दोनों चाय के साथ सप्ताह भर की बातें शेयर करते हैं, जैसे दफ्तर में क्या हुआ, बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, कोई चिंता जो उन्हें परेशान कर रही है। इस आदत ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है सर, कि एक दूसरे के करीब लाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आप एक दूसरे से। दूसरा पॉइंट देखते हैं सर हम, एक दूसरे को टोकने के बजाय समझने की कोशिश करें, ताना कशी ना करें, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें और एक दूसरे का सम्मान करें। कई बार अपने जीवन साथी को बार बार टोकते हैं, जैसे तुम फिर लेट गए, तुम हमेशा मोबाइल में लगे रहते हो या लगी रहती हो। मतलब दोनों पे लेना सर, नहीं तो फिर यहाँ नया झगड़ा आप बना लें कि ये तो मैंने वीडियो में सिर्फ एक पक्ष का ही बताया था, ये दोनों पक्षों पे लागू है। पति पत्नी दोनों को समझदारी से काम लेना है। तुम फिर लेट गए, तुम हमेशा मोबाइल में लगे रहते हो, तुम हमेशा फोन पे दोस्तों से बात करते रहते हो, तुम हमेशा रात को देरी से आते हो, तुम मेरे लिए ये सब्जी नहीं लाए, या तुमने मेरा ये काम नहीं किया। इस प्रकार से सर बचना चाहिए इन बातों से, इससे झगड़े की शुरुआत होती है। यदि हम उनके व्यवहार के पीछे का कारण समझने की कोशिश करें तो संवाद सहज हो जाता है। इसमें सर सुझाव है, शिकायत की बजाय सवाल पूछें। किसी बात से नाराज हैं तो इसे नाराजगी से नहीं बल्कि समझदारी से कहें। उदाहरण, पति ने पत्नी से कहा, तुम देर से आते हो, कब सुधरोगे? पति चुप रह गया, पति ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि यहां से महाभारत चालू होने की पूरी संभावना थी। पति अगर कोई बातें करता तो फिर पत्नी ने अगले दिन प्यार से पूछा, क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें ऑफिस में परेशान कर रहा है? ये तरीका और लहजा सर दूसरा हो गया। आप इसको समझिए, एक मानसिक और मनोवैज्ञानिक ये आधार है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पति ने पहली बार अपने बॉस के साथ चल रही दिक्कत साझा की। इस तरह नाराजगी के बजाय सहानुभूति से रिश्ते सुधरते हैं। अब सपोज करो कि सर बहुत लेट आते हो तुम ऑफिस से। अब एक तो वो ऑफिस से आया गुस्से में, जो भी ऑफिस में कारण हो, उसका दिल और दिमाग भरा हुआ था। इधर पत्नी ने उसको बड़े तीखे अंदाज में कहा, तो वो कारण कैसे बता पाएगा? अगर वो प्यार से पूछती तो मोहब्बत से वो जवाब देता, तो वो भी फिर भरा हुआ रहता। वो भी फिर उस बात को छोड़ के झगड़े चालू हो जाते हैं, कई जगह मारपीट झगड़े। मतलब वो छोटी सी बात है सर, आप समझिएगा, बड़ी सूक्ष्म बात है, लेकिन तलाक का कारण तक बन जाती है सर, ये लगातार होता रहता है। तो इसलिए समझदारी से हमें काम लेना है। तीसरा है सर, मैं के बजाय हम का प्रयोग करें। जब हम बात करते समय सिर्फ मैं शब्द का उपयोग करते हैं, जैसे मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, मुझे परेशानी हो रही है, तो सामने वाले को लगता है कि दोष उसी का है। लेकिन जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं, दोनों पति पत्नी के हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो बात एक साझेदारी में बदल जाती है, जिससे रचना सकारात्मक हो जाती है और रिश्तों में सहयोग की भावना बढ़ती है। मतलब पत्नी को ऐसा महसूस होता है कि हाँ, हम दोनों एक, जो है कि गाड़ी के दो पहिए हैं, जीवन साथी हैं, हम दोनों को मिलकर ये करना है। और पति कहता है कि नहीं, मेरे को ये करना है, मैं ये करूंगा। पत्नी चुपचाप बैठ के देखती रहती है। जब पत्नी ये कहती है तो पति चुपचाप बैठकर देखता रहता है। ये तो मैं चल रहा है, यहाँ हम तो है ही नहीं। जबकि शादी होने के बाद मैं नहीं बचता, दो जिस्म एक जान हो जाते हैं सर। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सुझाव है, बातचीत में मैं को हम में बदलने का अभ्यास करें। इससे आपसी समस्याएं व्यक्तिगत आरोप में नहीं बदलेंगे। उदाहरण है, गलत तरीका, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे समय नहीं देते, गुस्से में कहा गया है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे समय नहीं देते। सही तरीका क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि हम साथ में समय नहीं बिता पा रहे हैं। पहला क्या था? मुझे ऐसा लगता है कि तुम समय नहीं देते। दूसरा क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि हम साथ में समय नहीं बिता पा रहे। बात एक है, कहने का तरीका और लहजा बदला गया। इसका सर आप ध्यान रखिएगा, बड़ा गहरा असर होता है इसका। इस बदलाव से पार्टनर खुद को दोषी महसूस नहीं करता, बल्कि साथ साथ बैठकर समाधान ढूंढने को प्रेरित होता है। चौथा तरीका है सर, मौन, साइलेंट ट्रीटमेंट से बचें। विस्तार, बहुत से लोग नाराज होकर बात करना बंद कर देते हैं, जिसे साइलेंट ट्रीटमेंट कहा जाता है। यह सोचकर चुप रह जाते हैं कि शायद दूसरा खुद समझ जाएगा, लेकिन मौन से रिश्ता सुधरता नहीं बल्कि और बिगड़ता है। दूसरा व्यक्ति उलझन में पड़ जाता है और गलत फहमियां गहराने लगती हैं। अब ये मौन के सर यहाँ दो आशय हैं। हमें उस समय तो मौन रहना है जब पत्नी आग बबूला है, और इतनी आग बबूला है कि आसमान को सर पे उठा रखा है, जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे देते हैं। तो हमें लगता है कि यदि इस समय हमने समझाने की कोशिश की तो आग में तेल डालने का काम करेगा। मतलब आग में आपने पेट्रोल डाल दिया तो कैसा भपका लेके उठता, तो पता लग रहा है। तो उस समय सर चुप रह लें, थोड़ा सा शांत रह लें। जब पत्नी शांत हो जाए
तो अगले दिन सुबह फिर बड़े प्यार से उससे बात करें, आप पाएंगे कि उसका वो गुस्सा रातों में निकल गया और आप नए सिरे से शुरुआत करेंगे तो समस्या सुलझ जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं और हम चुप हो जाते हैं, उस गलत फहमी को हमें दूर कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति में चुप रहना बड़ा भारी नुकसान दे जाता है, उसके बारे में बताता हूं मैं। यह सोचकर चुप रह जाते हैं कि शायद दूसरा समझ लेगा, दूसरा उलझन में पड़ जाता है और गलत फहमियां बढ़ जाती हैं। तो इसमें सुझाव क्या है सर? गुस्से में चुप रहने की जगह समय लेकर बात करें, मतलब थोड़ा सा समय का गैप कर दें, उस समय साइलेंट हो जाए। गुस्से में कोई भी हो, पति या पत्नी, एक दूसरे को ध्यान रख लें। अगर तुरंत बात करना मुश्किल है तो कहें मुझे थोड़ा समय चाहिए, हम बाद में बात करेंगे, प्यार से कह दें। समझ में आ जाती है बातें सर। साथ में रहना चाहते हैं दोनों, शादी इसलिए तो की है। उदाहरण, पति पत्नी ने पति से एक बात पर नाराज होकर 2 दिन तक बात नहीं की। पति परेशान होता रहा लेकिन कारण समझ नहीं पाया। जब पत्नी ने बाद में क्लेमली कहा, उस दिन तुम्हारी बात से मुझे दुख पहुंचा इसलिए मैं चुप थी। 2 दिन बाद कहा, तब जाकर बात साफ हुई। अगर शुरुआत में ही यह कह दिया जाता तो 2 दिन की टेंशन नहीं होती। बड़ा टेंशन में थे पति महोदय, बात ही नहीं कर रही है, अब खाना भी कहाँ से मिलेगा, धुले हुए कपड़े भी कैसे मिलेंगे, और कहाँ से मतलब घूमने जाएंगे साथ में। मतलब टेंशन तो खत्म हुई सर एक संवाद करने से। और पत्नी के लिए क्या गिफ्ट, बातचीत बंद है तो गिफ्ट कैसे लाए पति महोदय, वो भी टेंशन में, वो उपहार भी नहीं ला पा रहे, कुछ गिफ्ट भी नहीं दे पा रहे। वो बात खत्म हुई, टेंशन खत्म हुआ, बात आगे बढ़ी, आसमान खुला, नजारा मतलब खुशनुमा, सूरज की किरण जमीन पर आने लगती है। जैसे बादल हट जाते हैं तो सूरज की किरण जब धरती पर पड़ती है तो धरती का हर कोना जगमगा उठता है। ऐसे ही जब दोनों के बीच की गलत फहमियां दूर होती हैं तो उनके रिश्ते जगमगा उठते हैं। हम आगे बढ़ते हैं सर। छठा नंबर है, दूसरे की बात को बीच में न काटें। विस्तार, जब किसी की बात को बीच में रोकते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप उसे गंभीरता से नहीं ले रहे। इससे सामने वाला या तो गुस्से में आ जाता है या फिर खुद को बंद कर लेता है। इसे संवाद का दरवाजा बंद हो जाता है। कई बार सर इसमें व्यक्ति को अपमान भी महसूस हो जाता है। जब बार बार ऐसा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि मेरी बात काटता है, ये मुझे पसंद नहीं करता। तो इस स्थिति से भी बचें, उसको उसकी पूरी बात बोल लेने दें, उसके बाद फिर आप अपनी बात बोलें। और यदि उस समय नहीं है तो आप ये भी कह सकते हैं कि अभी टाइम का अभाव है और मैं अभी इस कार्य में व्यस्त हूँ, तो हम इस टॉपिक को हम शाम को बैठ के इत्मीनान से बात करेंगे, तब हम इस पॉइंट को सुलझा लेंगे। सुझाव है, सामने वाले को जो कह रहा है उसे पूरा कहने दें, बीच में टोकने से बचें, भले ही आप असहमत हों। जवाब देने के लिए अपनी बारी का इंतजार करें। उदाहरण है सर इसका, पत्नी किसी समारोह में गई, पत्नी किसी पारिवारिक मुद्दे पर विचार रख रही है लेकिन पति बार बार बीच में टोकता है। पारिवारिक मुद्दा गंभीर होता है सर, सुनना ध्यान से चाहिए उसे। जो बात पहले हो चुकी है तुम गलत सोच रही हो, वो बात पहले हो चुकी है, तुम गलत सोच रही हो। ये किसने कहा? पति महोदय ने। इससे पत्नी को लगता है कि उसकी बात की कोई अहमियत नहीं है। पूरी बात सुने, समझें और प्यार से समझाएं तो समस्या इंशाल्लाह हल हो जाएगी। सही तरीका है, पति चुपचाप सुनता है, पत्नी अपनी पूरी बात कहती है। ये सही तरीका है सर इसका। फिर पति कहता है, मैं समझ गया, मैं तुम्हें इस बारे में कैसा महसूस होता है, तब मैं अपना पक्ष रखता हूँ। इससे दूसरे के विचार सामने आते हैं और समाधान की दिशा बदल जाती है सर। अगला 7वां फायदा है सर, एक साथ दिनचर्या बनाएं। ये सर टिप्स हैं, क्योंकि पृथ्वी पे जीवन की जो शुरुआत हुई है सर, वो पति और पत्नी से ही तो हुई है। मतलब एक पवित्र रिश्ता है और प्रेम और मोहब्बत से बनने वाला रिश्ता है। इसलिए वीडियो अगर थोड़ा लंबा भी हो जाए तो आप बीच में इसको जो है कि पूरा वीडियो आप ध्यान से सुनिए, बीच में आप जो है कि इसको कट करके ना सुने, वरना आप महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित हो जाएंगे। 7वां, एक साथ दिनचर्या बनाए। विस्तार, पति पत्नी का रिश्ता केवल प्यार से नहीं, साझा समय और साझा आदतों से भी मजबूत होता है। जब आप रोज की छोटी छोटी चीजें साझा करते हैं तो जुड़ाव गहरा होता है, इससे संवाद भी बढ़ता है और रिश्ता भी सुरक्षित महसूस होता है। इसका जो सुझाव है, सुबह या रात का खाना साथ बनाएं। दूसरा सुझाव सर इसमें यह है कि रोज साथ बैठकर 10 मिनट की बातचीत बिना मोबाइल हटा के रख दें सर, तय करें। नहीं तो पता लग रहा है कि आप बैठे तो साथ में ही है और मोबाइल चल रहे हैं दोनों के, आप आपके मोबाइल में व्यस्त हैं और पत्नी उनके मोबाइल में व्यस्त हैं, तो साथ में बैठने का कोई मतलब ही नहीं रहा। पूजा, मंदिर जाना, नमाज, वाक, कुछ ना कुछ एक साथ रोज करें। जैसे कि आप मंदिर जाते हैं तो पत्नी के साथ मंदिर जाएं, घूमने सुबह जाते हैं पत्नी के साथ घूमने जाएं, कहीं बाहर रिश्तेदारी में घूमने का प्रोग्राम बनाएं। नमाज पढ़ते हैं तो तहज्जुद की नमाज में, जिसको हम कहते हैं कि रात के तीसरे पहर में अल्लाह पाक पहले आसमान पर आ जाते हैं और वहां से मुनादी लगाई जाती है कि हे कोई मांगने वाला,
मतलब दिन में तो हम नमाज में जाते हैं, वो तो फर्ज है, मस्जिद में पढ़ी जाती हैं, और वहां हम दुआ मांगते हैं अल्लाह पाक से, लेकिन उस तहज्जुद के वक्त में अल्लाह पाक खुद मुनादी लगवाते हैं फरिश्तों से, है कोई मांगने वाला, उस वक्त मांगी गई दुआएं अल्लाह पाक के दरबार में कबूल भी होती हैं। तो पति पत्नी दोनों साथ उठकर तहज्जुद के वक्त में नमाज पढ़ें और दुआएं मांगें, एक दूसरे को प्यार से उठाएं। इसी प्रकार से उसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है, जो तहज्जुद का वक्त है उसको देवी वक्त और ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। उस वक्त में देवता विचरण करते हैं, यह कहा जाता है, और उसमें ईश्वरीय हवाएं चलती हैं, और उस समय उठना मतलब अमृत के समान होता है, और उस समय मांगी गई ईश्वर से प्रार्थनाएं ईश्वर स्वीकार करता है। ये हर धर्म में इस बात को बताया गया है। और उस समय कुछ ऐसी जो है कि ईश्वर की कृपा बरसती है कि लोगों के दिलों में प्रसन्नता और खुशी की लहरें उठने लगती हैं। वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, वो रात का तीसरा पहर होता है, उसे तहज्जुद का वक्त भी बोला जाता है। तो उस वक्त में भी आप साथ में उठ के ईश्वर की इबादत प्रार्थना करें, नमाज पढ़ें, या आप जो भी धर्म से संबंधित हैं उसके पालन करते हुए उसको आगे बढ़ाएं, तो इससे भी प्यार और मोहब्बत बढ़ती है। सर उदाहरण है, अगर दोनों व्यस्त रहते हैं तो तय करें कि रात का खाना चाय जब भी वो साथ खाएंगे, या हर रविवार सुबह साथ में पार्क में चलेंगे। या हम वाली भावना को बढ़ाता है, प्यार मोहब्बत को बढ़ाता है। 8वां है सर, फैमिली मीटिंग एक बार करें। समस्या तब उलझती है जब उन पर बातचीत नहीं होती। एक तय समय पर परिवार के सदस्य, विशेषकर पति पत्नी, शांतिपूर्वक बैठकर घर की बातों, खर्चों, बच्चों के रिश्तों और आपसी परेशानियों पर बात करें तो झगड़े की नौबत नहीं आती है। सुझाव सर इसमें है, महीने के पहले रविवार या किसी निश्चित तारीख को तय करें। बातचीत का उद्देश्य समाधान होना चाहिए, दोषारोपण नहीं। जो बोले उसी पूरी बात, जो भी बोले दोनों में उसकी बात को पूरी करने दें, बीच में उसकी बात को मत काटें सर आप। उदाहरण के तौर पे बता दूं कि पति पत्नी ने तय किया कि हर महीने की 1 तारीख को शाम 6 बजे फैमिली मीटिंग होगी। इसमें वे अपने महीने की दिक्कतें, खर्चे की योजना, बच्चों के व्यवहार पर चर्चा करेंगे। इसमें कोई भी बात मन में नहीं दबती और रिश्ता स्वस्थ बना रहता है। नवा तरीका है सर रिश्तों को बचाने का, फोन या सोशल मीडिया के कारण झगड़े ना, टाइम बांटें। आजकल रिश्तों में दूरी का सबसे बड़ा कारण मोबाइल फोन और सोशल मीडिया भी है सर। जब जीवन साथी को लगे कि आप हर समय फोन में व्यस्त हैं तो वो अनदेखा महसूस करता है। इससे झगड़े, गलतफहमियां और भावनात्मक दूरी बढ़ती चली जाती है। चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, दोनों पर इसका एक समान बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका सुझाव है सर, दिन का कोई निश्चित समय नो मोबाइल टाइम रखें। नो मोबाइल टाइम, जिसमें मोबाइल बीच में नहीं होगा, दोनों ही रहेंगे, प्यार मोहब्बत से बातें होंगी, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन पर चर्चा होगी। खाना खाते समय या सोने से पहले फोन एक तरफ रख दें। एक दूसरे से बातचीत को प्राथमिकता दें, ना कि नोटिफिकेशन को। उदाहरण है, रवि और स्नेहा ने नियम बनाया कि रात 9 से 10 बजे तक दोनों अपना फोन दूर रखेंगे और साथ में चाय पीकर दिन भर की बात करेंगे। कितनी अच्छी बात है सर। इससे भावनात्मक जुड़ाव रहता है और आपसी भरोसा बढ़ता है। 10वां है, तलाक शब्द का अनावश्यक प्रयोग ना करें। तलाक शब्द बहुत भारी और संवेदनशील होता है सर। मतलब जहां तलाक शब्द आ गया तो आप ये मान के चलें कि 2 परिवारों का जीवन बर्बाद होने वाला शब्द है सर। इसलिए इस शब्द का भूल कर भी इस्तेमाल ना करें, ना ही मन मस्तिष्क में इस बुरे शब्द को आने दें। क्यों? क्योंकि जब इसे बार बार छोटी बातों में बोला जाता है, जैसे अब तो तलाक ही लो, मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा जाऊंगी, तो इसका मानसिक प्रभाव बहुत गहरा होता है। धीरे धीरे रिश्ते को ये तोड़ने लगता है। आपने 1-2 बार बोला तो इसके असर की शुरुआत हो जाती है, लेकिन जब ये लगातार बोला जाता है तो फिर एक दिन कहीं ना कहीं सर वो चीज का नुकसान और खामियाजा उठाना पड़ता है। इसलिए कभी भी इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल आप ना करें। इसका जो सुझाव है सर मैं आपको बता देता हूँ। गुस्से में भी ऐसे शब्दों से बचें। यदि कोई समस्या है तो उसके समाधान की भाषा अपनाएं। तलाक की धमकी रिश्ते को असुरक्षित बनाती है। ये सबसे बड़ी बात है सर, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम इसमें जो सुझाव बताए गए हैं, उदाहरण है वो बता देता हूँ। नीलम हर छोटी बहस में कह देती थी अब तलाक ही ठीक है। हर छोटी मोटी बात में गुस्सा आया, अब तो तलाक ले लूंगी मैं, अब तो तलाक ठीक है। ये सर बड़ी गलत बात है, ऐसा आप ना करें। धीरे धीरे पति खुद अलग थलग महसूस करने लगा। जब उन्होंने तय किया कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे और बात को हल्के अंदाज में सुलझाएंगे, तब रिश्ता सुधरने लगा। भाषा ही रिश्ते बनाती और बिगाड़ती है सर। ये ये जबान जो आप देख रहे हैं सर, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। जब आप इससे मीठी चीज बोलते हैं तो लोगों का दिल जीत लिया जाता है। जब आप इससे कड़वी चीज बोलते हैं तो दिलों को ये फाड़ देती है। दुश्मनी, रंजिश, मर्डर, हत्या तक हो जाते हैं। वरना लोग अपनी जमीन जायदाद और
जिसको क्या कहना चाहिए कि राजाओं ने अपने राजपाट तक दे दिए हैं। ये इसमें वो तासीर होती है सर मीठी जबान बोलने में, इसलिए आदमी को हमेशा पति पत्नी को एक दूसरे से मीठी जबान बोलने का इस्तेमाल करना चाहिए। आठवां है सर भावनात्मक जुड़ाव, रिश्ते में गर्मजोशी। पुरानी यादें ताजा कर लें सर, जो अच्छे पल आपने साथ बिताएं कभी भी फुर्सत के समय बैठ के, उसका भी उदाहरण है। हम आगे बढ़ते हैं, साथ में फिल्म या नाटक देखें। कभी कभी एक दिन ऐसा भी बनाएं महीने में, हफ्ते में, कि आप साथ में घूमने जाएं, फिल्म देख लें, कोई अच्छी मूवी लगी है साथ में। उदाहरण सर अब मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में पढ़कर बताता जा रहा हूँ सर, बाकी सब ई बुक के अंदर ही लिखा हुआ है। साथ में फिल्म देखें और नाटक देखें। 13वां नंबर है, एक दूसरे को सरप्राइज दें, गिफ्ट दें, जैसे कि हैप्पी बर्थडे टू यू। याद रख लें पत्नी का जन्मदिन कब है, फौरन बोल दें हैप्पी बर्थडे टू यू। बस ये आपने कह दिया, मतलब बहुत बड़ा काम कर लिया। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, ये आप कह दें आपकी पत्नी से, समझ लें बहुत बड़ा काम कर दिया। पत्नी भी अपने पति से बात कर दे, एक दूसरे को गिफ्ट दें। इन दो महत्वपूर्ण समय के अलावा भी जो भी आपके त्योहार तीज है उन पे भी एक दूसरे को मुबारकबाद दें। उदाहरण भी सर इसमें डिटेल लिखा हुआ है, मैं आपको क्या पढ़ के बताऊं, ये मैं आपको शार्ट शार्ट में पढ़ के बता रहा हूँ, वरना वीडियो सर काफी लंबा हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कि वीडियो बहुत लंबा बना दिया। लेकिन सर आप देख रहे हैं कि टॉपिक ही ऐसे हैं और जो कानून के विषय कुछ ऐसे होते हैं कि उन्हें 2 शब्दों में तो समझाया नहीं जा सकता। लेकिन मेरी ये कोशिश है, ये मेरा प्रयास है कि 2 घर उजड़ने से बच जाएं, उनमें प्यार और मोहब्बत बनी रहे और उम्र भर उनका रिश्ता चलता रहे। इसी के लिए मैंने ये ई बुक तैयार की है। आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद और माफ कीजिए बोलने में संकोच न करें। मैंने एक कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन साहब का एक प्रोग्राम देखा था, तो उसमें उनसे सवाल किया गया था कि आपने अपना पारिवारिक जीवन इतने सालों तक इतने अच्छे से कैसे बिताया। तो उन्होंने एक बात यही कही थी कि आप सॉरी शब्द को याद रखें। आपके जीवन में जब भी कोई ऊंच नीच की बात होती है तो आप तुरंत सॉरी बोल दें कि माफ करना। तो इससे पति पत्नी के संबंधों में दूरी बढ़ने से बच जाती है और एक महाभारत होने से बच जाती है, झगड़ा होने से बच जाता है। इसलिए बेहतर है कि एक दूसरे को सॉरी शब्द आप कह दें। ये बड़ा ही अच्छा और आसान तरीका है। धन्यवाद और माफ कीजिए बोलने में संकोच ना करें। छोटा नहीं हो जाएगा सर, कोई इज्जत नहीं घट जाएगी आपकी, वजन कम नहीं हो जाएगा, रंग काला नहीं हो जाएगा आपका, पैसे खत्म नहीं हो जाएंगे जेब में, हाँ बिल्कुल कुछ नहीं होगा, फायदा ही फायदा मिलेगा। करके देखें आप। आगे चलते हैं, उदाहरण डिटेल में लिखा है सर अभी बुक के अंदर, मैं आगे बढ़ रहा हूं इसमें। परिवार के साथ आउटिंग करें। कम दबाव के कारण रिश्तों में ताजगी की कमी महसूस होती है। इस कमी को दूर करने के लिए परिवार के साथ आप आउटिंग भी करें, घूमने फिरने जाएं, नवीनतम ऊर्जा रहें, खुशहाल रहें, एक्सरसाइज करें। आप यदि दंड बैठक मुग्दल घुमाते हैं तो आप दंड बैठक मुग्दल लगाएं। पत्नी से भी कहें कि रस्सियां कूद लें, पीटी कर लें, प्राणायाम कर लें, योगासन कर लें, सुबह जल्दी उठाएं। एक दूसरे के साथ रहें, खुशी से रहें, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ध्यान रखें, जो चीज एक दूसरे को बुरी लगती है वो ना करें। आगे बढ़ते हैं सर, उदाहरण इसमें लिखा हुआ है, अब मैं शॉर्ट में बढ़ता चला जा रहा हूँ सर। एक दूसरे की तारीफ करें, आलोचना नहीं। आज आप बहुत दुबली दिख रही हो, इन कपड़ों में आप बहुत पतली दिखाई दे रही हो, आप बड़ी सुंदर दिखाई दे रही हो, आज तो आपका अंदाज और आपका रंग ही निराला है, मतलब आज तो चौधरी का चांद आप लग रही हो। मतलब और भी सर बहुत सी तारीफ के तरीके हो सकते हैं। ये तो मैंने 2 3 4 तरीके आपको बता दिए। मतलब खास तौर से उनके भाई पत्नी की तारीफ नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे सर आप? क्या पड़ोसन की तारीफ करेंगे या आपकी गर्लफ्रेंड की तारीफ करेंगे? किसकी तारीफ करेंगे? क्या आपके ऑफिस में आपके सहकर्मी की तारीफ करेंगे या कोर्ट में दूसरे वकीलों की तारीफ करेंगे? किसकी करेंगे सर? ये सब झगड़े फटने की जड़ है सर। इधर आपको नहीं जाना, आपको अपनी पत्नी की तारीफ ही करना। ये नहीं चलेगा कि एक तरफ तो घर वाली और एक तरफ बाहर वाली, वो जाला तो मैं आली। नो सर, ये नहीं चलेगा। उसमें भी आप देख लेना गोविंदा की पिक्चर में, परेशान हो गया था वो। तो बिल्कुल ये नहीं चलेगा सर। ये दिल से दिल का रिश्ता है। एक ही पत्नी, एक ही जीवन और एक साथ ही आपको एक दूसरे की तारीफ करते हुए समय बिताना है, एक दूसरे का मान सम्मान का ध्यान रखते हुए समय बिताना है, और एक दूसरे की तारीफ करें, आलोचना नहीं, बुराई नहीं देखें, तारीफ ही ढूंढे सर। हाँ बिल्कुल, आप तारीफ में आपकी कुछ भी कमी नहीं होगी, बल्कि फायदा ही फायदा होगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं। सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी नेहा की तारीफ करते हुए कहा, तुमने आज जो खाना बनाया वो बहुत स्वादिष्ट था। उसके बाद नेहा मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद, तुम हमेशा मेरी कोशिशों की सराहना करते हो। खाने की भी तारीफ करें, कपड़े की भी तारीफ करें, और जो गहने पहने हुए उनकी भी तारीफ करें। और आप बहुत स्लिम और पतली दिखाई दे रही हो, दुबली दिखाई दे रही हो, ऐसा भी कहें।
आज आज तो तुम ऐसी लग रही हो जैसे चौधरी का चांद हो, ये शब्द भी कहें। और पत्नी भी पति की तारीफ करे, ऐसा नहीं है कि पति तारीफ करे, वो भी पति की तारीफ करे। आप आज काफी हैंडसम दिख रहे हैं, आपके अंदर काफी योग्यता और काफी काबिलियत है। यदि आप किसी काम को पकड़ते हैं, करने के लिए ठान लेते हैं, तो आप पूरा करके छोड़ते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास को मैं जानती हूँ। इस तरीके से जो भी हजारों लाखों तरीके हो सकते हैं सर, ये तो 4-6 मैंने बताए हैं, हजारों लाखों तरीके आपके हालात और परिस्थितियों के हिसाब से जो भी हो उनको तारीफ करने में, इस्तेमाल करने में न चुकें। आगे बढ़ते हैं सर हम अब। 17वां नंबर है, रोज एक अच्छा मैसेज भेजें। मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे आप भेजते रहें अपनी पत्नी को। मतलब व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि ये तो रोज हमें घर पे मिल ही जाती है, इसको क्या मैसेज भेजें, लेकिन नहीं सर, इसका फायदा आप देखेंगे तो इसका बड़ा अजीब और गली फायदा मिलेगा आपको। यदि आप अपनी पत्नी के साथ हंसते, बोलते, खेलते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में नई उन्नति, तरक्की और ऊंचाई होने लगती है। ये कुछ एक ऐसा ईश्वरी निज़ाम मान लें आप, या गैबी निज़ाम मान लें आप। और जहां आपने यहाँ झगड़े फसाद हुए तो आपका पूरा जीवन कहीं ना कहीं बर्बाद होने लगता है। तो इससे बचें सर। उदाहरण है, राहुल रोज सुबह अपनी पत्नी सीमा को एक प्यारा सा संदेश भेजता है, आपका दिन शुभ हो, मुझे आपकी याद आ रही है। इससे सीमा का दिन शुरू होते ही खुशियों से भरा होता है और वो महसूस करती है कि राहुल उसका ख्याल रखता है। इसी प्रकार से एक दूसरे के परिवार को सम्मान दें। भाई, आपकी पत्नी के जो माता पिता और भाई हैं, बहन हैं, उन सबको सम्मान दें। पत्नी पति के माता पिता, भाई बहन को सम्मान दे। पत्नी के लिए जो सास होती है, सास और बहू का रिश्ता अक्सर देखा गया है कि इसमें कुछ ना कुछ एक, जिसको कहना चाहिए कि अलग फीलिंग्स और अलग भावना रहती है। तो उस अलग फीलिंग्स, भावनाओं को ताक में उठाकर रख दें और एक दूसरे का सम्मान करें, भावनाओं का ध्यान रखें और पूर्ण रूप से प्रेम पूर्वक रहते हुए कार्य को करें। इसका उदाहरण सर हम देख लेते हैं। अंकित और पूजा ने तय किया कि वे एक दूसरे के माता पिता के साथ समय बिताएंगे और उन्हें हमेशा सम्मान देंगे। 19वां नंबर है, एक दूसरे के लक्ष्य में मदद करें। मतलब एक दूसरे के लिए सहायक बने, ना कि बाधा। यदि पति के द्वारा कोई टारगेट फिक्स किया गया है या पत्नी को द्वारा कोई लक्ष्य बनाया गया, तो एक दूसरे की मदद करें, उससे एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत बढ़ती है सर। राधा को अपनी नौकरी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन तैयार करना था और उसके पति ने उसे मदद देने का फैसला किया। वह राधा के साथ बैठकर उसकी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। राधा को महसूस होता है कि उसका पति न केवल उसके साथ है बल्कि उसकी मेहनत की सराहना भी करता है। ये प्यार बढ़ा सर, ये मोहब्बत बढ़ी। तलाक का मामला खत्म हुआ, सुलह समझौता हमेशा के लिए बना रहेगा। कहाँ का झगड़ा ने कहाँ का वो। हमारा रिश्ता क्यों शुरू हुआ था, इस पर सोचें। दिल से दिल का रिश्ता था, मोहब्बत से शुरू हुआ था। उदाहरण है, कभी कभी हम रिश्ते के दौरान छोटी छोटी समस्याओं से घिर जाते हैं और भूल जाते हैं कि यह रिश्ता क्यों शुरू हुआ था। यदि हम अपने रिश्ते की शुरुआत की वजह पर विचार करते हैं, तो यह हमें याद दिलाता है कि हम क्यों एक दूसरे के साथ हैं और हमें क्या चीज जोड़ती है। यह आत्म मूल्यांकन रिश्ते में प्यार और एकता बनाए रखने में मदद करता है। इसका उदाहरण भी है सर। अब अगला उदाहरण है इसमें, काउंसलिंग और कोर्ट प्रक्रिया से सहयोग। कोर्ट द्वारा सुझाए गए काउंसलर से मिलें, जैसा कि कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 9 में न्यायालय में जैसे ही कोई मामला जाता है तो सबसे पहले वो सुलह समझौते के लिए तारीख लगाई जाती है और काउंसलर को वो भेजी जाती है। काउंसलर जो हैं वो गवर्नमेंट और उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद ये कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 6 के तहत नियुक्त किए जाते हैं। वह अधिकारी दोनों पति पत्नियों को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं और प्रयास करते हैं कि उनमें सुलह समझौता हो जाए। तो जब भी आपकी सुलह समझौते के लिए फाइल तय की जाती है तो आप दोनों पक्ष उपस्थित हों और अपने मन से भी प्रयास करें। भाई, मन में कटुता है, मन में जो भी नुकसान, जो भी नाराजगियां हैं, उसको दूर रखें और पुनः प्रयास करें। जीवन फिर से खिलने लगेगा, फिर से नई बहारें आने लगेंगी और आपके अंदर की उदासीनता, अलग रहने से जो पैदा हुई है, वो खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम सर। और कोई किसी के साथ नहीं देता सर। परेशानी के जीवन से अच्छा है कि साथ रह के प्रेम पूर्वक जीवन जिया जाए। इसके कुछ उदाहरण भी है सर। अब मैं वीडियो काफी लंबे होंगे इसलिए आगे आगे बढ़ता हूं मैं। धारा 9 के तहत कार्रवाई स्थगित करने की मांग करें। मतलब धारा 9 के तहत कार्रवाई स्थगित करने की मांग करें। धारा 9 के तहत यदि पति पत्नी के बीच विवाद हो और तलाक की कार्रवाई चल रही है तो एक पक्ष आवेदन कर सकता है कि अदालत समय दे ताकि वे समझौते का प्रयास कर सकें। आप खुद भी आवेदन दे सकते हैं। वो न्यायालय को लगता है तो न्यायालय भी उसको सुलह समझौते के लिए नियत कर सकता है। इसका उदाहरण भी सर मैंने तैयार किया हुआ है। दोनों परिवारों की उपस्थिति में चर्चा करें। काउंसलर जो न्यायालय में अधिकारी नियुक्त होते हैं, दोनों परिवार उपस्थित हों, चर्चा करें।
खुलकर बात करें एक दूसरे की, जो भी समस्या है जज साहब को बताएं कि सर इस वजह से मैं इससे अलग रह रहा हूँ या रह रही हूँ, यदि ये इस समस्या को दूर कर देगा तो मैं इसके साथ रहना चालू कर दूंगी, और यदि आपकी प्रॉब्लम दूर होती है तो आप उसको सुलह समझौते के साथ खत्म करके मामले को साथ रहने के लिए आगे बढ़ें। इसका उदाहरण भी सर ई बुक में लिखा है। ध्यान, इसमें अगला पॉइंट है ध्यान योग का, मेडिटेशन करें। एक्सरसाइज होती है सर मेडिटेशन जिसको कहते हैं। एक तो योगासन में भी होती है, भ्रामरी करके करी जाती है, एक अनुलोम विलोम है, एक वो कपालभाति है, एक डीप ब्रीथिंग करके ली जाती है। ये मेडिटेशन है, इसको आप गहरे तरीके से करेंगे तो उससे भी फायदे मिलते हैं। रिश्तों में तनाव और क्रोध को नियंत्रित करने के लिए शारीरिक और मानसिक शांति बेहद जरूरी होती है। दोनों करें मिलके, पति पत्नी दोनों। और उसके अलावा ध्यान, योग और मेडिटेशन, मानसिक शांति और बेहतर संवाद। काउंसलरों के सुझावों का पालन करें, बहस ना करें। जब न्यायालय राजीनामे के लिए, सुलह समझौते के लिए दूसरे जज साहब के पास भेजता है तो वहाँ जो सुझाव उनके द्वारा दिए जाते हैं उसका पालन करें, ना कि बहस। कई बार ऐसा होता है कि पक्ष के दोनों पति पत्नी इतने गुस्से में होते हैं कि वो जज साहब तो राजीनामे की कहते हैं, वो जज साहब से कहते हैं कि सर आप राजीनामा क्यों करवा रहे हैं, आपने राजीनामे के लिए क्यों लगा दी, हमें राजीनामा नहीं करना। वो बड़े तीखे तेवर अंदाज में आ जाते हैं। तो ऐसा ना करें, वो जो सुलह समझौते का जो भी रीजन बताएं उसका पालन करें, उससे आपके सुलह समझौते होने की संभावना एक जो है कि पूर्ण रूप से सत्यता में बदल जाएगी और आपका जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। हम धारा 9 और धारा 6 के बारे में बता दिया। मामले को जल्द निपटाने की जिद ना करें। कभी कभी रिश्ते में दरार आ जाने पर जल्द से जल्द समाधान ढूंढने के प्रयास करते हैं, तो जल्दी में तो सर काम बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि थोड़े समय अंतराल में एक पक्ष का गुस्सा ठंडा हो जाता है, तो उसको वापस फिर अच्छी चीजें दिखाई देने लगती हैं उसके दिल और दिमाग में, और रिश्ता वापस बनने लगता है। इसलिए जल्दबाजी ना करें। और इसका उदाहरण भी इसमें लिखा हुआ है सर मैंने, समझौते के लिए और कोर्ट से बाहर समझौते के प्रयास करें। जैसे कि मैंने भी ऊपर जो प्रयास आपको बताए थे, 20-25 प्रयास बताए थे, कोर्ट के बाहर भी आप कर सकते हैं उनको। इसमें उदाहरण भी सर इसमें मैंने लिखा हुआ है, कोर्ट के सामने तलाक से पहले सुलह की एक चांस मांगे। या तो न्यायालय को लगता है कि इनमें सुलह समझौते की कोई संभावना है तो वो स्वयं राजीनामे के लिए लगा देता है। 3 तारीख तक लगाई जाती है। या आप खुद भी न्यायालय से कह सकते हैं कि सर हमारा राजीनामे की संभावना है तो इसमें एक तारीख आप दे दें। जैसे कि आज ही मेरा कोर्ट में प्रकरण लगा था, तो मैंने न्यायालय से मांग की कि सर सुलह समझौते की कोशिश की जा रही है, आप सुलह समझौते के लिए लगा दें। तो प्रकरण लोक अदालत के लिए था, तो उन्होंने, जज साहब ने मुझसे कहा कि वकील साहब लोक अदालत से पहले लगा दें। मैंने कहा जी हाँ सर लगा दें। मैंने पक्षकार को जो दूसरे जिले में रहती है उसको फोन करके कहा कि आप इस तारीख को आ जाना, हम राजीनामे की चर्चा करेंगे। अब उस दिन पति की समस्याएं भी देखी जाएंगी, पत्नी की भी देखी जाएगी, सुलह समझौते की कोशिश की जाएगी। यदि ऊपर वाले ने चाहा तो उनका राजीनामा हो जाएगा, घर बस जाएगा। कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि पति को त्यागना पड़ेंगी वरना राजीनामा नहीं हो सकता। जैसे कि पति ने रखेल रख रखी है, कई महिलाओं से अवैध संबंध है, रोज दारू पी के घर आता है, सारा पैसा जो है सट्टे में उजाड़ देता है, तो सर भला कितनी काउंसलिंग करा लें आप, कैसे राजीनामा होगा सर। जब तक पति ये गंदी आदतें नहीं छोड़ेगा तब तक राजीनामा नहीं हो सकता। इसलिए हमें खुद सुधरना भी होगा और राजीनामे की पहल भी करना होगी। कोर्ट के सामने तलाक से पहले सुलह की एक चांस मांगे। 28वां हो गया सर। 29वां, अधिवक्ता के माध्यम से गलत सलाह पर निर्णय ना लें। ये थोड़ा सा ध्यान रख लें सर। आप कभी कभी कुछ अधिवक्ता मामलों को बड़ा चढ़ाकर पेश कर सकते हैं ताकि वे अपनी फीस बढ़ा सकें या मामलों को लंबा खींच सकें। यह सही नहीं है, क्योंकि कई बार समझदारी और सुलह से मामला हल किया जा सकता है। वकील आपकी मदद करने के लिए होते हैं, लेकिन उनका मार्गदर्शन हमेशा आपके सर्वोत्तम हित में होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके वकील द्वारा दी गई सलाह गलत हो सकती है या आपको समस्या और बढ़ाने की दिशा में ले जा रही है, तो दूसरे वकील से भी आप राय ले सकते हैं। सक्षम और ईमानदार वकील आपको ऐसा मार्गदर्शन देगा जो आपके परिवार और रिश्ते की भलाई के लिए हो। उदाहरण के लिए है कि राजीव और अंजलि का तलाक मामला कोर्ट में था। उनका वकील दोनों पक्षों को गहरे विवाद में डालने की सलाह दे रहा था। वकील साहब भी क्यों दे रहे हैं सर सलाह? मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि वकील साहब का दोष है, मैं आगे बढ़ के बता देता हूं कि राजीव ने बाद में दूसरे वकील से राय ली जिन्होंने उसे सुलह और समझौते के फायदे बताए। राजीव ने वही रास्ता अपनाया और अंतिम में उनका मामला बिना तलाक के हल हो गया। तो अब दूसरे वकील साहब के पास आप गए तो उन दूसरे वकील साहब को पूरे प्रकरण की और स्थिति कुछ भी नहीं मालूम है। पहले वकील साहब के पास आप गए थे, आपने उनके साथ घंटों मीटिंग की, अपने पूरे आधार फैक्ट बताए और अपना पूरा गुस्सा और पूरी वजह बताई कि अरे इसको वकील साहब जैसे पत्नी है। तो आपने वकील साहब से कहा कि वकील साहब इसके खिलाफ तो ऐसी कार्रवाई करें कि इसको तो मजा आ जाए, इसको तो जेल की चक्की पीसना पड़े, इसकी तो नौकरी चली जाए, और इतना खर्चा दिलाएं आप मेरे को कि 50,000 10,000 है तो मेरे को 1 लाख रुपए महीना दिलाएं।
वो बिल्कुल गुस्से में। अब वकील साहब का दिमाग उस हिसाब से सेट था। अब वकील साहब जब चलेंगे तो आपके फायदे के लिए जो आपने बताया वो उस हिसाब से चलेंगे, तो ये गलती आपकी भी है। यदि आप सुलह समझौते के आधार पर राजीनामा करना चाहते हैं, तो यदि आपने प्रारंभिक स्तर पर वकील साहब से क्रोध में और नाराजगी में जो भी कहा हो, तो बाद में आप उनसे कह दें कि वकील साहब, हमने जो बात आपको बताई थी और आपने आपका डायरेक्शन उसके हिसाब से सेट किया था उन कानूनी कार्रवाइयों को करने का, अब हम सुलह समझौता चाहते हैं। उस चीज को अपनी जगह रखें, और ये मुद्दे हमारे बीच में, पति उसके वकील से कहे, पत्नी उसके वकील से कहे, तो आपको वकील साहब को भी नहीं बदलना पड़ेगा, और वही वकील साहब आप में सुलह समझौता करवा के कोर्ट में राजीनामे के आधार पर आपका केस खत्म करवा देंगे और आपका जीवन उजड़ने से बच जाएगा। तो गलती आप ना करें। वकील साहब की ड्यूटी है कि अपने पक्षकार के जो भी बताया गया हित को रखें। अब आपने जो आपके वकील साहब को बता दिया वो उस हिसाब से रखेंगे। दूसरे वकील साहब के पास आप बीच में पहुंच गए तो उनको तो कुछ भी नहीं मालूम है, इसलिए बेहतर है कि आप अपने वकील साहब को भी नहीं बदलें, उन्हीं को वो बात बताएं और उन्हीं से राजीनामे की कोशिश करवाएं। ये जो मैंने बुक में लिखा है उसका मतलब मेरे द्वारा बताने का यही है। आगे हम बताते हैं सर। तीसरा है, मामले की गोपनीयता रखें, सोशल मीडिया से दूर रखें। सर, कही सुनी बातें कुछ और की ओर बनकर पहुंच जाती हैं, इसलिए आप इधर उधर बातें ना करें। और घर की दिनचर्या और व्यवहारिक उपाय, सास बहू सास बहू में विवाद हो तो पति पत्नी मध्यस्थ बने, झगड़े को बढ़ाने वाला नहीं सुलझाने वाला बने। सर, आपको अपना माइंड पॉजिटिव रखना है, झगड़े को दूर करके सुलह समझौते के आधार पर मामलों को निपटाने की सर आपको कोशिश करना है। उदाहरण भी सर मैंने इसका ई बुक में लिखा है। अब मैं ज्यादा डिटेल में पढ़ूंगा तो सर मामला काफी लंबा हो जाएगा। हम आखिरी में पहुंचने वाले हैं। बच्चे के सामने झगड़ा ना करें, इससे बच्चे के मानसिक विकास पर असर पड़ता है। भाई 32वां पॉइंट है सर, इसका उदाहरण भी है। एक दिन 33वां, एक दिन जो नो शिकायत डे रखें, जहां कोई भी शिकायत नहीं की जाए। मतलब भले ही लाख गिले शिकवे हो एक दूसरे से, लेकिन उस दिन आपको एक दूसरे से कोई गिले शिकवे नहीं करना है, सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात करना है। नो शिकायत डे एक दिन आप रखें। 33वां नंबर है सर। 34वें नंबर पे ये पूरा उदाहरण सब डिटेल में लिखा हुआ है सर, ई बुक के अंदर ही है। मैं सबकी एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो सर 5 से 7 घंटे का हो जाएगा। ना आपके पास सुनने का समय होगा, ना मेरे पास इतना समय कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं। आप लोग अक्सर मुझसे मांगते हैं पीडीएफ का, तो पीडीएफ मैंने बना दिया है, आप चाहें तो उसको परचेस कर सकते हैं। 34वां, बजट और खर्च की चर्चा निकाल कर करें, पैसों के झगड़े रिश्ते बिगाड़ते हैं। इस पे बड़ी सावधानी से काम लें। परिवार में खर्च जरूर होते हैं, लेकिन आप उसकी वजह से झगड़ा ना करें। और उसके अलावा पारिवारिक धार्मिक आयोजन साथ करें, धार्मिकता से शांति मिलती है। ईश्वर अल्लाह की इबादत से मन को शांति मिलती है, इसलिए आप इसका भी ध्यान रखें, साथ में इबादत करें। हर इबादत तो नहीं की जा सकती, लेकिन हर पूजा भी नहीं की जा सकती साथ, लेकिन जहां तक संभव हो, जैसा कि मैंने अभी वीडियो के आपको प्रारंभ में बताया था। इसमें उदाहरण भी है सर। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बीमार मन क्रोधित व्यवहार देता है, शरीर स्वस्थ तो रिश्ता भी स्वस्थ। एक्सरसाइज करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अच्छा खान पान रखें। और इसका भी उदाहरण है, महत्व है, सुझाव है, इसमें दिया हुआ है। 37वां, त्योहार जन्मदिन आदि साथ मनाएं। उदाहरण, एक दूसरे का जन्मदिन याद रखें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। इसका भी उदाहरण इसमें मौजूद है और महत्व भी इसमें बताया। 38वां नंबर है, एक दूसरे की पसंद ना सब पसंद जाने, आदर करें। उदाहरण, पत्नी को मिर्च कम पसंद है, पति खाने में ध्यान दे इस बात का, जोर न डाले कि मिर्च तेज तेज डालो। विस्तार से इसका उदाहरण भी है, इसमें महत्व भी सर बताया। 39वां, हर दिन एक साथ प्रार्थना करें, ईश्वर के सामने बैठना एकता लाता है। इसको मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। धार्मिक प्रार्थना न केवल आत्मिक शांति और सुख का कारण बनती है, बल्कि यह परिवार में एकता और सामूहिक भावना भी पैदा करती है। जब परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं तो यह उन्हें एकजुट करता है और एक सकारात्मक मानसिकता पैदा करता है। एकजुट होकर प्रार्थना करने से परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम का अनुभव करते हैं, जिससे रिश्ते में विश्वास और सामंजस्य बढ़ता है। इसका मैंने सर उदाहरण भी इसमें लिखा हुआ है। और 40वें नंबर का है कि घरेलू काम में भागीदारी करें, पति पत्नी मिलकर काम करें तो झगड़े कम होते हैं, मोहब्बतें बढ़ती हैं। इसको भी उदाहरण सर इसमें विस्तार से और सुझाव भी बताया गया है। और इसके बाद 41वें नंबर पे, संवेदनशील पहलू और आत्मनिरीक्षण, स्वयं को दोष मुक्त न समझे, आत्मचिंतन करें। मैं सही हूं से रिश्ता नहीं चलता। अहम और ईगो न रखें, ये नहीं माने कि हर जगह मैं ही सही हूँ। कई जगह अपनी पत्नी भी सही हो सकती है, कई जगह आप भी सही हो सकते हैं। तो ऐसे में धैर्य और संयम से काम लें, उतावलेपन से एकदम से झगड़ा चालू ना कर दें तू मैं करके। अगला आते हैं सर हम इसमें। इसका भी उदाहरण है और महत्व है, आप इसमें पढ़ लीजिएगा। ईगो, अहम को नीचा रखें, रिश्ता ऊपर रखें। माफ करना और झुकना कभी हार नहीं होती, ये भी आप ध्यान रखें। 42वें नंबर का इसका उदाहरण भी है, इसका महत्व भी है, मैंने लिखा हुआ है। 43,
पुरानी गलतियों को हर बार मत दोहराएं। उदाहरण, 2 साल पहले की बात बार बार ना दोहराएं। अक्सर हम ये गलती यही करते हैं कि उस दिन मैंने तुमसे कहा था चाय बनाने की और तुमने मेरे को चाय बना के नहीं दी। 8 दिन तक हम यही राग अलापते रहते हैं। उस दिन मैंने तुमसे कहा था पानी लाने की, तुमने पानी लाकर नहीं दिया। उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि मेरे लिए खाना बना देना, तुमने खाना नहीं बनाया। हम 8 दिन, 15 दिन, साल साल भर इन बातों को बिल्कुल ना दोहराएं। पुरानी बातों को, अच्छी बातें जो पॉजिटिव है उनको दोहराएं बार बार, और उससे फायदा मिलेगा सर आपको। ये 43वां नंबर का हो गया। उदाहरण भी है, अगर पत्नी ने कुछ साल पहले पति से झगड़े के दौरान कुछ कहा, शब्द कह दिया, और अब हर बार जब कोई विवाद होता है तो वही शब्द दोहराती है, तो इससे सिर्फ पुरानी बातें ताजा होती हैं, दोनों के बीच अविश्वास पैदा होता है। यह आदत रिश्ते को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि पति को लगता है कि वह कभी भी पूरी तरह से माफ नहीं किया जाएगा। इसलिए पुरानी गलतियों को बार बार दोहराने की बजाय उन्हें छोड़ना और आगे बढ़ने में ही सर भलाई है। और इसका भी महत्व है। उदाहरण है 44वां नंबर पर, किसी तीसरे व्यक्ति अवैध संबंधों को रिश्ते में ना आने दें। विश्वास टूटने के बाद रिश्ता कमजोर हो जाता है। अवैध संबंध, अवैध संबंध, अवैध संबंध, बर्बादी, 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 पत्नी की भी बर्बादी, पति की भी बर्बादी। इसमें तो सर मैंने मेरे प्रैक्टिकल देखा है कि जहां ये चीज मौजूद है, चाहे वो पति की ओर से या पत्नी की ओर से, कभी रिश्ते में राजीनामे की संभावना नहीं हो पाती सर। दोनों का जीवन बर्बाद हो जाता है। कई बार तो पत्नी का यूज करके वो आशिक छोड़ के भाग के चला जाता है, और पत्नी वापस उस धोखे में अकेली पड़ी रह जाती है, सोचती है कि मैंने मेरा जीवन कहाँ बर्बाद कर लिया। कई बार पति के चक्कर में कोई हसीना ऐसी आ जाती है जो उसकी अलमारी साफ करके चली जाती है, उसके लाखों के रुपए उड़ाकर। उसको बाद में पता लगता है कि कहाँ मैं इस हसीना के चक्कर में पड़ गया, मेरा तो सारा गल्ला साफ कर दिया, मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी। तो ये अवैध संबंध एक ऐसा माया जाल है, एक ऐसा एक ऐसा सुंदर वन हमें दिखाई देता है कि जब हम इसमें उतर के घुस जाते हैं तो वो एक दलदल हमें तब दिखता है जब हम इसमें फंस जाते हैं और हम उसमें डूबने लगते हैं, मरने लगते हैं। इसलिए इन अवैध संबंधों के सुंदर वन से हमेशा दूर रहें। जो दिखाई सुंदर वन देता है, लेकिन वो नरक है बहुत बड़ा। वो एक जहन्नुम का अजाब है बहुत बड़ा, आपके जीते जी भी और मरने के बाद भी। इसलिए इससे हमेशा दूरी बनाए रखें सर। और आगे बढ़ते हैं। इसका उदाहरण भी मैंने इसमें लिखा है और इसका महत्व भी मैंने बताया। 45वां नंबर है, किसी भी निर्णय को रात में ना लें, सुबह सोचें। क्रोध में तलाक का निर्णय ना लें। कभी बहुत ज्यादा झगड़ा भी हो गया सर, तो पहली बात तो ऐसी नौबत ही ना आने दें, क्योंकि जो टिप्स मैंने बताए हैं। लेकिन चूंकि घर में बर्तन होते हैं तो टकराते हैं, आवाजें आती हैं, हो भी जाता है कभी कभी, तो शांति से काम लें और सुबह सोचें, और क्रोध में कभी ऐसा निर्णय न लें तलाक का आप। इसको भी विस्तार से समझाया, उदाहरण और महत्व मैंने लिखा है। 46वें नंबर का है सर हमारा जो प्रयास है सुलह समझौते का। मैं तलाक लूंगी, लूंगा कहने से पहले 3 दिन रुकें, समय निर्णय को बदल सकता है। यदि आपके मन में आ गया ये बात कहने की कि मैं तलाक लूंगा, लूंगी, आप सामने वाले से कहने की सोच रहे हैं, तो 3 दिन रुकें सर, बराबर 3 दिन। हर पहलू पे सोचें, विचारें। कई बार आप पाएंगे 99% बल्कि 100% आपका फैसला इंशाल्लाह बदला जाएगा, और आपके मन में जो भाव हैं तलाक के दूर हो जाएंगे, और आपके मन में प्यार और मोहब्बत का विकास होने लगेगा। इसलिए सब्र से काम लें। सब्र बड़ी मीठा फल होता है सब्र का सर। सब्र करने वाले के साथ हमेशा ऊपर वाला होता है। इसका भी उदाहरण है सर और महत्व है। और 47वें नंबर पे, शादी को ड्यूटी नहीं भावना समझे, नियम नहीं प्यार रिश्ता बनाता है। मतलब इसको ये ना समझे कि जैसे आप गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो शादी हो गई तो ये रिश्ता भी इसी तरीके का है। ये दिल से दिल का रिश्ता है सर, ये मोहब्बत का रिश्ता है। मैं फिर एक बार पढ़ देता हूँ आपको। टूट कर चाहा था जिसे, उसे टूटते देखा है, रिश्तों को भीड़ में सबसे अपना खोते देखा है, एक पल की ना समझी ने वो कर दिया, सालों की मोहब्बत को बिखरते देखा है। तो सालों की मोहब्बत को नहीं बिखरने देना है सर आपको। 46 के बाद 48वें नंबर पे हम आते हैं। रिश्तों में प्रतियोगिता नहीं, सहयोग रखें। आप कोई कबड्डी का मैच नहीं खेल रहा है, खो खो का, क्रिकेट का, कि वो पत्नी को हरा दिया तो आप जीत जाएंगे और आप हार गए तो वो जीत जाएगी। इसमें तो हारने वाला ही जीतता है सर। जो हारेगा वो जीता हुआ ही माना जाता है। बेनिफिट्स उसे ही मिलते हैं और दोनों को ही मिलते हैं। एक ही गाड़ी के दोनों पहिए हैं सर। इसका भी विस्तार से समझाया है, उदाहरण है इसमें लिखे हुए हैं, महत्व इसमें बताया। 49 है, एक दूसरे के लिए समय निकालें, भले ही कम हो। 10 मिनट की सैर भी बड़ा असर कर सकती है। घूमने फिरने जाएं, सैर सपाटा करें। आप जो एंजॉयमेंट सोचते हैं जीवन में, वो अपनी पत्नी के साथ करें। पत्नी को गिफ्ट दें, उसकी तारीफ करें, उसके हुस्न की तारीफ करें, और हर एंगल से उसको अच्छे अच्छे गिफ्ट दें, और पत्नी भी पति से अच्छा व्यवहार रखे। ये सभी एक टिप्स हैं सर, जिससे रिश्ते टूटने से बच सकते हैं।
इसका भी उदाहरण है और महत्व मैंने बताया। 50वें नंबर का सर हम आखिरी पे आ चुके हैं। दिस इज द लास्ट पॉइंट। हमारा जो है तलाक से बचने के उपाय। ईश्वर से रिश्ते की सलामती की दुआ मांगे। आत्मिक विश्वास से मानसिक संतुलन बदलता है। ईश्वर से रिश्ते की सलामती की दुआ मांगे, ये हमारा लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है सर, क्योंकि सारे फैसले उस ऊपर वाले के हाथ में होते हैं। इसलिए यदि आपके मन में कोई बात भी आ जाए तो दान पुण्य कर दें सर। कभी झगड़ा भी हो जाए तो आप इसी नियत से किसी गरीब को ढूंढ के दान पुण्य कर दें, कुछ रुपये दे दें, खाने की चीज दे दें, जिसको सदका करना भी कहते हैं। ये बलाओं को खा जाता है। दान पुण्य करने से आने वाली विपत्तियां दूर हो जाती हैं। आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो परेशानियां वो अपने आप दूर होने लगेंगी और आपका झगड़ा भी खत्म होगा। ये भी एक प्रयास है। ईश्वर से प्रार्थना करें, दुआ मांगे। इसको मैं पढ़ देता हूँ सर आपको। रिश्तों की सलामती के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है ईश्वर से दुआ करना। ये अंतिम और 50वां है सर। इसके बाद वीडियो को समापन की ओर ले जाऊंगा मैं आपको। जब हम अपने रिश्ते के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो यह नहीं केवल हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है, बल्कि हमारे रिश्ते में भी एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। धार्मिक विश्वास और प्रार्थना से एक स्थिर मानसिक स्थिति आती है, जिससे हम किसी भी समस्या का सामना धैर्य और समझ से कर सकते हैं। यह हमारे रिश्तों को संजीवनी शक्ति प्रदान करता है और तनावपूर्ण समय में भी हमें एक साथ रहने की ताकत देता है। उदाहरण, मान लीजिए एक जोड़ा अपने रिश्ते में कुछ तनाव महसूस कर रहा है, तो वे एक साथ बैठकर अपने रिश्ते के लिए दुआ कर सकते हैं। यह मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन प्रदान करेगा। वे अपने मुद्दों को समझदारी से सुलझा सकेंगे। ऐसे में ईश्वर से प्रार्थना करना न केवल रिश्ते में सुधार लाता है, बल्कि आत्मिक शांति भी बढ़ाता है। और इस प्रकार से ये मैंने सर पूरे 50 पॉइंट जो पति और पत्नी के बीच में सुलह समझौता करवा सकते हैं, दो बिछड़े हुए दिलों को दोबारा मिला सकते हैं, उसकी मैंने कोशिश की है। एक बड़ा ही सुंदर रिश्ता पति पत्नी का, उसको मिलाने के लिए मैंने एक आप लोगों के लिए प्रयास किया है। और आप एक अपने अनुभव और तजुर्बे के आधार पर ये 50 आधार में आपके लिए लिखकर लाया हूँ और उसी को मैंने समझाया है कि यदि इन उपायों को आप अपनाएंगे तो संभव है कि आपका रिश्ता टूटने से बच जाए। इसके लिए सर मैं आपको थोड़ा सा ई बुक से भी परिचित करा देता हूँ। लास्ट में सिर्फ छोटा सा टॉपिक है ई बुक का। ये आप देख रहे हैं, मैं स्क्रॉल करके ऊपर ले जा रहा हूँ सर। ये ई बुक का नाम है सर हमारा तलाक से बचने के 50 तरीके, कोर्ट से पहले समझौता कैसा करें, मेरी सेव टिप्स इन हिंदी। और इसके नीचे वही मैंने शायरी लिखी है। टूट कर चाहा था जिसे उसे टूटते देखा है, रिश्तों की भीड़ में सबसे अपना खोते देखा है, एक पल की ना समझी ने वो कर दिया, सालों की मोहब्बत को बिखरते हुए देखा है। उसके बाद सर डिस्क्लेमर है और उसके बाद सर इसमें डिस्क्लेमर के बाद प्रस्तावना है, जब रिश्ता टूटने लगे तब क्या करें। और उसके बाद इसकी विषय सूची है और विषय सूची में सुलह समझौते के कानूनों का समर्थन, कुछ कानून भी बताए मैंने सर इसमें, जिसको आप कह सकते हैं कि मध्यस्थता के बारे में भी। और इसमें ये गलत लिखा गया था तो इस कानून को मैंने हटा दिया इसमें से आपके सामने ही। कभी कभी ऐसा हो जाता है सर लिखते समय, लेकिन अभी मेरी नज़र उस पर पड़ गई थी। और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 23(2) में भी बताया गया है सुलह समझौते के बारे में। कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 9 में भी बताया गया है। ये इसी प्रकार से माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसमें बताया है। और अध्याय 3 में यदि समझौता हो जाता है तो क्या 15 फायदे हैं जिसके बारे में बता दिया। यदि समझौता नहीं होता है तो क्या होते हैं 15 मुख्य नुकसान, ये भी मैंने बता दिया। समझौते की दिशा में न्यायालयों की भूमिका और सफलता की कहानियां इसमें लिखी हुई हैं। और भी बहुत कुछ है सर इसमें। अब मैंने जो मुख्य मुख्य टॉपिक हैं वो आपको बता दिए हैं। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में जो मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी है, एक नहीं कुल 50 वो तरीके बताए हैं कि यदि उनको न्यायालय के अंदर या न्यायालय के बाहर या अपने जीवन में अपनाया जाए तो हम इस गंभीर समस्या से बच सकते हैं, तलाक जैसी। क्योंकि यदि उसको जीवन में अपनाया गया तो पूरा जीवन खुशी और मधुरता और प्यार और मोहब्बत से गुजरेगा। आप ना तो कोर्ट कचहरी में जाएंगे ना तलाक की नौबत आएगी। यदि सपोज करो कि कुछ हो भी गया आपके जीवन में तो आप परिवार के लोग बैठकर भी इन 50 टिप्सों में से जो भी आपको उचित लगती है उसे अपनाकर, सभी टिप्सों को अपनाकर आप टूटते हुए परिवार को दोबारा जोड़ सकते हैं। न्यायालय के द्वारा भी धारा 9 कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत यही प्रयास किया जाता है। धारा 6 के तहत जो स्पेशल अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं उनके द्वारा भी यही प्रयास किया जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 23(2) में भी बताया गया है कि सुलह समझौते का पूरा प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार से
कानून में भी ये व्यवस्थाएं दी गई हैं, और ये मैंने अनुभव और प्रैक्टिकल आधार पर ये मैंने आप लोगों के लिए ई बुक भी तैयार की है। इस ई बुक की लिंक इसी वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। 199 रुपीज़ मात्र, 199 रुपये मात्र इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आप में से किसी को आवश्यकता महसूस हो तो आप वहां जाकर परचेस कर सकते हैं। बुक के अंदर से जानकारी मैंने आपको इसलिए दी है ताकि आप इससे परिचित हो जाएं। जब आप इसको परचेस करेंगे तो यही पीडीएफ के रूप में आपको प्राप्त होगी। ई बुक डाउनलोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, उसके आगे लिंक दिखेगी, उसके नीचे प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर आपको दिखाई देगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वह 76 से ऊपर ई बुक सर मैं अपलोड कर चुका हूँ। प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपको जो आपकी समस्या से रिलेटेड लगती है और आपको लगता है कि आपके लिए फायदेमंद है, आप उसको परचेस कर सकते हैं। उसमें डिस्क्रिप्शन भी आपको मिलेगी, विशेष सूची भी मिलेगी, आप पढ़ भी सकते हैं उसको खरीदने से पहले। और मैं मेरे वीडियो में परिचित भी इसलिए कराता हूँ ताकि आप खरीदने से पहले ही उससे पूर्णतः परिचित हो जाएं कि इसमें मैटर क्या क्या है। और यदि वो आपको उसके बाद लगता है कि आपके लिए उपयोगी और काम की, तभी आप इसको परचेस करें सर, ताकि वही पीडीएफ के रूप में आपको प्राप्त होगा जो मैंने आपको वीडियो के अंदर परिचित करवाया। तो इस प्रकार से सर आज का एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा जो दो परिवारों को उजड़ने से बचा सकता है, दो दिलों को मिला सकता है, उन प्यार और मोहब्बत भरे पति पत्नी के रिश्ते को कैसे उम्र भर कायम किया जाए, उसी के प्रयास में सर मैंने ये ई बुक भी लिखी है और ये वीडियो भी बनाया है। और वीडियो भी बनाने का मेरा मकसद यही है क्योंकि मैंने देखा है कोर्ट में कि कई महिलाएं तलाक के लिए याचिका लगाए हुए बैठी हैं, कई पति लगाए बैठे हैं, और भरण पोषण के लिए कई महिलाएं मैंने देखा है सर दिन दिन भर कोर्ट में बैठी रहती हैं। मेरे पास ही सर कुछ केसेस ऐसे हैं जो मैंने बताया। एक केस सर 10 साल पुराना केस है मेरे पास में। महिला जो है कि खर्चा लेने लगातार आती रही, शुरू में वो पास के गांव की रहने वाली थी, कुछ किलोमीटर दूर आती रही। अब उसके बाद बस का किराया भी नहीं था, बच्चों के पैसे भी नहीं थे, कुछ साल तो आई, उसके बाद उसकी ताकत खत्म हो गई। अब कोई क्या करेगा सर। पति ने एक बार 5,000 रुपये दिए, उसके बाद वो गोवेंड कान हो गया, फरार हो गया, पुलिस ढूंढती रही, मिल ही नहीं रहा। क्या करेंगे सर हम। महिला अभी भी आ रही है, उसमें पति का गिरफ्तारी वारंट अभी भी जारी है, पुलिस ढूंढने जाती है, मिलता नहीं है सर, भाग जाता है। कभी पकड़ में आ जाता है तो अदालत उसको जेल भेज देती है, फिर बाहर आ जाता है, कुछ पैसे दे देता है, कुछ ना देता है, ऐसी जीवन चल रहा। लेकिन कई जगह ऐसा भी होता है कि तुरंत खर्चा मिलने भी लग जाता है, जैसे सर्विस में है, कोई दुकानदार है और कोई बड़ा काश्तकार है। अब नंगे के तो नोई गिरा बलवान है सर। यदि पति ऑलरेडी इतना खराब है तो अब आप क्या करेंगे सर। तो इसी मतलब मैंने तो महिलाओं को अधिकतर 11 से 5 सर कोर्ट में बड़ी परेशान भरी हालत में बैठे हुए देखा है। तो मुझसे तो रहा नहीं गया सर, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कोई तो तरीका निकालूं कि यहाँ जो भीड़ लग रही है उस भीड़ में कुछ तो कमी हो। और ये भीड़ यही नहीं है, ये ऑल इंडिया में आपको देखने को मिलेगी सर। तो इनसे बचने के लिए ये एक कोशिश है, एक मेरा प्रयास है कि भरण पोषण के मुकदमों में भी सर इससे कमी आएगी, तलाक के मुकदमों में भी कमी आएगी, जो छोटे बच्चे हैं उनका जीवन भी बर्बाद होने से बचेगा, पूरा परिवार का टेंशन खत्म होगा, आत्महत्याओं की दरें कम होंगी और पैसे की बचत होगी, जवानी जिंदगी बर्बाद होने से बचेगी। वरना पूरा जीवन केस लड़ते निकल जाता है सर, पूरी जवानी ऐसे ही निकल जाती है लोगों की, मैंने देखा है। तो ये बड़े भयंकर नुकसान है सर, जिनसे बड़ा आसानी से बचा जा सकता है। और ये एक प्रयास है सर, एक मार्गदर्शन है, इसको आप एक सूचना मान लें, इसको आप मेरी कोशिश मान लें। क्योंकि आज का वीडियो मुझे भी नहीं पता है कि कितना लंबा हो गया, ये तो वीडियो में बंद करने के बाद ही देखूंगा। मेरे कई व्यूवर्स मुझसे कहते हैं कि सर आपका वीडियो लंबा हो गया, तो सर अब आप बताएं मैं भी क्या करूं। कानून के मुद्दे ऐसे होते हैं कि इनको दो शब्दों में कहा नहीं जा सकता। तो मेरे द्वारा जहां तक कोशिश की जाती है कि उसका सर्वोत्तम रूप आपके सामने पेश करूं, वही सर्वोत्तम वीडियो मैंने अपने अनुभव और तजुर्बे के आधार पर 50 आधारों को लेकर बनाया है। ये 50 जो तरीके मैं ढूंढ के लाया हूँ सर, इनका उपयोग करके पति और पत्नी के टूटते हुए रिश्तों को दोबारा जोड़ा जा सकता है, दो बिखरे हुए परिवारों को दोबारा मिलाया जा सकता है। इसी उद्देश्य से, इसी मकसद से मेरे द्वारा ये वीडियो बनाया गया है। और उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।